गुरुजी की व्याख्या करना असंभव है, ये दर्शाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे 95, 96, 96, 97 होगा, जब जालंधर मंदिर में गुरुजी के पास अ, सुबह से शाम तक आप जा सकते थे। संगत ज़्यादा नहीं होती थी, तो गुरुजी ने दोपहर को खाने पे, लंगर पे बिठाया और गुरुजी उस टाइम बताते थे कौन-कौन बैठेंगे, कौन 4 थाली पर बैठेंगे। तो गुरुजी ने हमें मेरे को बोला कि शशि आंटी इधर बैठ थाली पर, एक्वेरियम के सामने कहीं पर थे हम। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा मंडे का व्रत है। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, तूने जितने व्रत करने थे ना तेरे पूरे हो गए, आगे खुला किया कर। पर मैं किसी दुविधा में नहीं पड़ी कि करूं कि नहीं करूं, कौन है, मेरी कोई फेथ नहीं थी, आई विल से दैट। लेकिन जो उन्होंने कहा वो मान लिया, इस पर कोई दो राहें नहीं होती थी। और फिर भी एक्चुअली जब मेरा बेटा करीबन 2 ढाई साल का था, बिटिया हैड अराइव्ड, मैं गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए थे कि शिरडी के साईं बाबा और गुरुजी एक हैं। तो जो मेरे मन में रहता था, गुरुजी आपके पास आने में ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती, वो दुविधा बहुत-बहुत सॉल्व हो गई, क्योंकि अब हम शिरडी जा सकते थे। बॉम्बे से वो कार से जा सकते थे। तो जब गुरुजी के पास जाने का मन करता था, हम अक्सर शिरडी जाया करते थे। तो शिरडी के मंदिर में एक बार, आई थिंक शिरडी के हॉस्पिटल में मेरी इंटरव्यू थी, तो हम लोग शिरडी गए थे और इंटरव्यू के कुछ पहले वहाँ पे उनकी एक धर्मशाला है जिसमें आप रह सकते हो। हम वहाँ रहे थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी इंटरव्यू थी 10 एक बजे के करीब, तो हम नाश्ता खाने उनकी कैंटीन में गए। अगर आपने वो परिसर देखा है, तो वो ना बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। आई थिंक 10-12 बिल्डिंग्स हैं विद 3-4 फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग, और वो एक मतलब एक एनक्लोज़ स्पेस में है। तो वहाँ पे मैं जब नाश्ता वग़ैरह खाकर, मेरे साथ मेरी मेड सर्वेंट भी थी, क्योंकि अ, किसी को कहीं लेके जाना एक बहुत बड़ा तीर्थ होता है। तो क्योंकि मैं कार से जा रही थी, तो मेरी जो मेड सर्वेंट थी, मैंने उससे पूछा तूने चलना है? उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो वो अपनी पूरी फैमिली, उसके भी 2 लड़के थे, छोटे-छोटे, रफली मेरे बच्चों से बड़े थे पर डेफ़िनिटली छोटे थे। तो मैं उसके साथ गई थी। तो हम लोग शॉप में घुसे, कुछ सामान खरीदना, बाबा की मूर्ति, बाबा के सीडी, क्योंकि उनकी मराठी आरती होती है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो बच्चे ना बाहर खेल रहे थे। उसका बेटा, मेरा बेटा और उनका हस्बैंड बाहर खड़ा हुआ था। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया, मैं दुकान से सब सामान लेकर आई, बिटिया मेरी गोद में थी और देन आई रियलाइज़ कि मेरा बेटा वहाँ नहीं है। अपने बच्चे को भीड़ में खो देना, आप खत्म हो जाते हो। ये वही लड़का है जिसे पाने के लिए जब वो पेट में था तो मैं डॉक्टर से लड़ रही थी और वो बच्चा मेरा खो गया। मैं इतनी परेशान, मतलब परेशान तो बहुत छोटा वर्ड है। एक माँ, और मेरे बेटे को बोलना नहीं आता था। तो मेरे पास ये कोई तरीका नहीं था उससे कम्युनिकेट करने का, और भीड़ इतनी थी। तो ओनली प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट आई कुड थिंक आई हैव वाज़ कि मैं सिक्योरिटी ऑफिस में गई, क्योंकि इस पूरे परिसर का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट था। तो मैं वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गई एंड आई डिस्क्राइब्ड कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो भीड़ में पता नहीं कहाँ चला गया है। आप प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो और मुझे चेक करने दो सबको, क्योंकि अपनी आँखों पर भी पता नहीं कितना यकीन। 40 मिनट के बाद मेरा बेटा मिल गया। ये एक बहुत बड़ी दात थी गुरुजी की, साईं बाबा की, कि खोया हुआ बच्चा वापस मिला। और उस 40 मिनट में मैं कितनी बार मर गई मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख होता है माँ-बाप के लिए। गुरुजी कहते हैं जब संतान चली जाए, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। और मैं उसके थ्रू गई, तो मैं हर थर्सडे का भी व्रत रखती थी, मैं हर मंडे का रखती थी। मंडे का मैंने ऐसे शुरू किया था, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी। मेरी किसी फ्रेंड ने बोला महाशिवरात्रि आ रही है, व्रत कर, शिवजी बड़े भोले हैं।
मैंने महाशिवरात्रि का व्रत जैसा मेरी फ्रेंड ने बताया मैंने वैसा करा। ज़िंदगी में पहली बार व्रत करा और मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गई। कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ महाशिवरात्रि नहीं, मंडे शिव जी का दिन होता है, तो मेरा हर मंडे, हर थर्सडे व्रत होता था। तो गुरुजी ने मुझे बोला, "इनको खोल दे।" और मैंने बात मान ली। कोई मन में संदेह नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि भूखे पेट परमात्मा नहीं याद आता। अब जो भी कुछ है, आप व्रत में कितनी पूजा कर लेते हो, जो बाकी दिनों से ज़्यादा होती है, मुश्किल है। तो गुरुजी का ये कहना कि आप इन नियमों में मत पड़ो। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, गुरुजी ने सीधे रास्ते बताए हैं। मानो तो ना पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो सामने गुरुजी और नहीं पता चलता। ये परमात्मा का तरीका होता है आपको राह पे लाने का। तो मैंने व्रत खोलने शुरू कर दिया। अगर मुझसे रखे जाएँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये एक चीज़। फिर एक बार गुरुजी ना एक्चुअली बड़े कॉमनर की तरह मज़ाक में बहुत चीज़ें बोलते थे और बहुत टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि वो मज़ाक नहीं था, चाहे कहने का अंदाज़ वो था। जैसे एक दिन सडनली गुरुजी 96-97 की बात है। मैं अपनी किसी आंटी के साथ गई हुई थी, शी इज़ नो मोर। तो गुरुजी ने मुझे बोला, "शशि आंटी पंजाबी सीख ले।" और फट से मैंने गुरुजी से बोला, "गुरुजी एक ही तो सुख है कि सास की जब भाषा नहीं समझ आती। सबसे सुखी बहू हूँ मैं जिसको सास की भाषा ही नहीं समझ आती।" क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मेरे मदर इन लॉ अपैरेंटली मुझ पे डाँट मार रहे होते थे और मुझे कुछ नहीं पता होता था और मैं वहाँ खड़े होके स्माइल कर रही होती थी। तो माय हस्बैंड हैड टू कम एंड टेल मी कि कम से कम मुँह तो सीरियस कर ले बिकॉज़ यू आर इंस्टिगेटिंग हर। दिस वाज़ द लेवल। मेरे हिसाब से तो मैंने गुरुजी को जवाब दे दिया। आज जब मैं देखती हूँ कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं पढ़ सकती, मैं ट्रांसलेशन ही पढ़ूँगी, किसी और के उससे पढ़ूँगी, ओरिजिनल नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। अब ये डिजिटल एरा में आप बोलिए कि नहीं आपको ऑडियो मिल जाएगा, पर वही है ना, आप डायरेक्टली ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। तो गुरुजी ने चाहे कहा मज़ाक में और मैंने भी मज़ाक में लिया। फिर जैसे मैं अपने बेटे के साथ आई वाज़ कैरिंग हिम 2000 में, तो सडनली एक दिन गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे थे, तो मुझे कहते हैं, "शशि आंटी घर खरीद।" तो मेरे को तो सर्विस बैकग्राउंड से मैंने गुरुजी से बोला, "गुरुजी घर तो रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं, खरीदते हैं, अभी थोड़ी खरीदते हैं।" गुरुजी मुस्कुराए, मुझसे कहने लगे माय हस्बैंड वाज़ इन बॉम्बे पर वो आए हुए थे। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं, "तेरे कोल नहीं, तेरे हस्बैंड कोल बड़े पैसे ने, बुला ओन्नू।" तो कहीं ये पीछे बैठे हुए थे छोटे मंदिर में, मैं इनको बुला के लाई, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं। सामने हम दोनों को गुरुजी ने बिठाया और मुझसे पूछते हैं, "10 एदी तनख्वाह कितनी है?" और मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं इन मामलों में एक बड़ी यूनिक वाइफ़ रही हूँ अपने हस्बैंड की। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड क्या कमाता है, क्या खाता है और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड का पैसा नहीं देखा। कभी आज तक नहीं देखा। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरा उस टाइम भी जवाब गुरुजी से यही था, "गुरुजी मुझे क्या पता?" गुरुजी ने तब मुझे बोला, "तू ओदी घरवाली है, ओदा हिसाब रखा कर।" और हस्बैंड को बोले, "10 एनू तेरी तनख्वाह कितनी है?" तो माय हस्बैंड वाज़ वर्किंग एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब। तो उसने पता नहीं 35,000 या कुछ ऐसा कुछ फिगर बोला और मेरे को इतना शॉकिंग लगा कि तेरे को इतने पैसे मिलते हैं? तो गुरुजी फिर बोले, कहते हैं घर खरीद। तो तब मेरे हस्बैंड जब बॉम्बे वापस गए तब उनको पता चला कि उनके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में होम लोन इज़ ही इज़ एलिजिबल। इट मेड सेंस। तो ही अप्लाइड फॉर होम लोन। अब प्रॉपर्टी डिसाइड करना, तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट सारे फ्लैट्स इन बॉम्बे। तो मैं हर हफ्ते जाती थी, बिना कहे गुरुजी ने बोला, "ओन्नू कह बम्बई नहीं रहना, बम्बई रहने लायक नहीं है, होर देख।" तो मैं विलिंगडन में काम करती थी और मैं ना काफ़ी बड़भोली हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ दिक्कत दे ना तो मैं बड़ा शोर मचाती हूँ। मैं 20 लोगों को जाके बता देती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे ये कहते हैं कि कहीं न कहीं से हल निकल आता है। जब चीज़ आपसे हल नहीं होती ना तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए हेल्प माँगने में, क्योंकि आपको पता है कि आपको हेल्प चाहिए। अब वो किस रास्ते आएगी वो परमात्मा जाने। तो ऐसे ही मैं अपने कलीग से बात कर रही थी, उस टाइम ग्रेटर नोएडा की बुकिंग्स खुली थी।
तो किसी कलीग ने बोला ग्रेटर नोएडा ले लें। तो मैं तो गुरुजी से पूछने आई, लेकिन मेरे पूछने से पहले गुरुजी ने कहा नोएडा नहीं लेना, नोएडा नो आइडिया, उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश, कोई कायदा कानून नहीं है, वहां नहीं लेना, और देख। तो वीकली बेसिस पे होता था। फिर मैंने देखे, तो उस टाइम गुड़गांव में ये डीएलएफ के साथ कार्ल्टन अपार्टमेंट्स खुले थे, डीएलएफ के, उसकी बुकिंग चल रही थी। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं वो ठीक नहीं है, होर देख। मेरे मामा जी गुड़गांव में रहते थे, नियर दैट एमडीआई, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उन्होंने मेरे को बोला तुम लोग प्लॉट ले लो, मैं तुम्हारा घर बनवा दूंगा। और आप देखिए, मैंने कभी भी गुरुजी से नहीं बोला, लेकिन गुरुजी हमेशा बना बनाया ले, बनाने की कोई लोड़ नहीं है, दुनियादारी सब गुरुजी ने सिखाई। क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ, अगर कुछ में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो मेरे मामा जी की भी खटिया खड़ी हो जाएगी कि आपने पैसे बना लिए, आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। एनीवे, फिर मेरे को लगा, एक तो मैं कह रही, मई जून का टाइम था, मुझे लगा गर्मी इतनी लगती है, मैंने ना घर देखने छोड़ दिए। अब जब मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड और मेरे मामा मामी वो लोग गए कहीं घर देखने। शाम को हम गुरुजी के मंदिर गए और गुरुजी ने मेरे को बोला जो आज देखे उन्होंने फाइनल कर दे। तो मेरे को आई वाज सो श्योर कि गुरुजी ने अप्रूव तो करना नहीं, अभी तो चक्कर काटने हैं। और मन में मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी जब आपको पता है कहाँ लेना है तो बता ही दो ना, इतने चक्कर भी क्यों कटा रहे हो। पर मेरे कहने का मतलब है, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रह निकाल रहा हूँ। जब आपको कोई मुश्किलें आती हैं एंड यू थिंक यू आर गोइंग इन अ लूप, यू हैव टू गो इन दैट लूप, गुरुजी कहते हैं मैं ग्रह निकालता हूँ। अब मैं तो इस चीज को डाउट नहीं करती, आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जो आज देखना था वो तो मैं देखा ही नहीं। गुरुजी कहते कोई नहीं, लोड नहीं है, मैं देख लेता, तू फाइनल कर दे। एंड इट वाज सिंगलटन अपार्टमेंट्स, यूनिटेक का। अब सिंगलटन अपार्टमेंट्स में हमें लेना है। बॉम्बे में व्हेन माय हस्बैंड अप्लाइड फॉर द होम लोन, द लोन वाज रिफ्यूज्ड, सेइंग कि प्रॉपर्टी इज इन गुड़गांव, तो बॉम्बे ऑफिस नहीं सैंक्शन करेगा। तो अब गुरुजी का कथन सत्य वचन, तो मैंने ना यूनिटेक के दिल्ली ऑफिस में फोन करा। मोबाइल्स तो थे नहीं, जो भी मुझे लैंडलाइन नंबर मिला हॉस्पिटल के किसी पीसीओ से जाके मैंने फोन करा। एंड आई आर्ग्यूड विद देम कि जब आप लोन्स वगैरह अप्रूव करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देयर वर टू प्लान्स टू बाय द फ्लैट, एंड इट्स कॉल्ड सिंगलटन फ्लोर, दे आर नॉट बिग फ्लैट्स, दे आर मोर लाइक अ बंगलो गेटअप। मतलब ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है और एक बरसाती है। तो ग्राउंड फ्लोर की बात चल रही थी। अब उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लो तो यू एंड अप पेइंग 18 lakhs, बट इफ यू मेक अ फुल डाउन पेमेंट 3 bedroom कम्स फॉर 15 lakhs। अब मैंने तो लोन ही लेना है, 15 lakhs अगर मैं देती हूँ तो मुझे 3 bedroom मिल रहा है, एंड दे से द बैंक पीपल आर सेइंग कि दिस इज नॉट अप्रूव्ड बाय अस। तो आप यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ हायर अमाउंट विद अ स्मॉलर फ्लैट। अब लॉजिक तो बनता नहीं, क्योंकि मैं तो लोन ले ही रही हूँ। तो आई कॉल्ड अप यूनिटेक ऑफिस, और मेरी थोड़ी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई कि डू यू गेट बैंक से अप्रूवल फॉर द बिल्डर और द स्कीम। तो कोई समझदार उधर, गुरुजी के अपने तरीके, ही टोल्ड मी मैडम ये वाली स्कीम अप्रूव्ड है। मैंने कहा तुम्हारा बॉम्बे ऑफिस तो ये लेटर नहीं निकाल रहा, आप मुझे लेटर दो। ही गेव मी द लेटर, आई गेव इट, एंड द लोन गॉट अप्रूव्ड। गुरुजी ने वो घर दिलवाया, और 2000 में हमने बुक करा, जब मैं बेटे से प्रेग्नेंट थी। और 2002, 3 साल का प्लान था, पर 2002 में घर की चाबियां आ गई और घर हमारा हो गया। मैं आपको वो नहीं बता सकती शब्दों में कि जब घर की छतर छाया आपके सिर पर आ जाए तो आपको कैसा फील होता है। क्योंकि मेरी मदर ने जो भी कुछ था, मेरे फादर ने जो भी प्रॉपर्टी में मेरे को एचयूएफ डाला था, वो मेरी मदर ने शादी के 3 दिन पहले साइन करवा लिया। और ससुराल में तो कुछ भी मेरा नहीं था, तो मैं बेसिकली बेघर थी। और पहला काम गुरुजी ने करा कि सिर पे छत डाली। उस घर को मैंने कभी नहीं देखा टिल आई थिंक 2015 तक। और जब मैं 2015 में उस घर में गई, एक्चुअली क्या हुआ, जब वो घर आया तो डिसाइड हुआ कि देयर बी अ प्रॉपर्टी डीलर हु विल पुट इट ऑन रेंट फॉर अस। तो कुछ बीच में ना 98 99 की बात है, गुरुजी एक दिन मौज में थे और बड़े सारे अपने स्वरूप साइन करके ना, गुरुजी इज ब्लेसिंग्स ऑलवेज,
उन्होंने एक सिल्वर पेन से साइन कर करके मुझे दिए, बड़े सारे स्वरूप मिले। मैंने वो बड़े संभाल के रखे कि बच्चों के लिए जो धरोहर मैंने देनी है ना वो ये है। 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों में ये बटेगी। फिर भी उनमें से एक स्वरूप मैंने फ्रेम कराया कि ये गुरुजी का मंदिर है, जो गुड़गाँव का घर गुरुजी ने दिलवाया, और उसको मैंने उधर फिक्स करवाया, फ्रेम करा के उधर लगवाया इन अ हाई लेवल की एज़ सच अ इट इज़ सच अ प्लेस कि आप घर में एंटर करो तो पहले दर्शन गुरुजी के होते हैं। एंड आई टोल्ड द प्रॉपर्टी एजेंट कि इसको कोई नहीं हिलाएगा, नो मैटर हू टेक्स द हाउस ऑन रेंट, इसको नहीं हिलाएगा। तो जब मैं 2015 में गई, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज़ गुरुजी का स्वरूप वाज़ मिसिंग। मेरा जो दिमाग खराब हुआ ना, इतना गुस्सा मेरे अंदर, आई ब्लास्टेड दैट प्रॉपर्टी डीलर कि एक ही काम तुझे करना था, तू भी इसमें पैसे बना रहा है बाय पुटिंग इट ऑन रेंट। तूने अपना इंटरेस्ट देखा, तूने जो भी कुछ मुझे दिया, आई एम नॉट डाउटिंग कि आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक ही काम करना था, गुरुजी का स्वरूप यहाँ से चला गया। वो कुछ नहीं बोला, और माय हस्बैंड वाज़ टेलिंग मी इतनी बुरी तरह से उससे बात कर रही है कि तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू क्या बोल रही है? पर मैं जब गुस्से में होती हूँ ना, मैं सामने लिहाज़ नहीं करती कौन खड़ा है। तो मैंने उसको बहुत डाँटा। 10 दिन के बाद नहीं, उस टाइम उसने मेरे को बोला कि मैडम मुझे अब समझ आ रहा है, एक्चुअली वो नई संगत था गुरुजी की, और वो स्वरूप उसने उठाया और वो घर ले गया। कहता है मैंने 2-3 महीने पहले ये हरकत करी है, और तब से गुरुजी हमारे को दर्शन देते हैं और बहुत नाराज़ हैं। हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे हस्बैंड और वाइफ को, कि गुरुजी नाराज़ क्यों हैं। लेकिन गुरुजी आते हैं और गुस्सा करके चले जाते हैं। लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलती करी है। एंड ही रिटर्न्ड इट। ही रिटर्न्ड द स्वरूप, ही हैंडेड ओवर द कीज़ कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ करा है, लेकिन अब नहीं करूँगा। ही रिफ्यूज्ड टू बी द डीलर। तो संगत ही संगत का परिवार है। व्हाटएवर इट इज़, द लास्ट आई हर्ड फ्रॉम माय हस्बैंड इज़ कि संगत के लोग ही उस घर को किराए पे लेते हैं। अब उस घर की पावर देखिए। उस घर में जितने किराएदार रहे, उन सबकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी, इस घर में एक शक्ति का वास है। क्योंकि वो लोग, जैसे उनमें काफ़ी सारे बैचलर्स ने भी लिया, काफ़ी फैमिलीज़ ने भी लिया। उनके जितने बीमार लोग होते थे ना, वो ठीक हो जाते थे। They noticed and they were telling us. Every landlord को जो feedback they gave the tenants was this कि इस घर में एक शक्ति का वास है। और 2015 में जब मैंने पहली बार वो घर खुद देखा, then I realized कि उसका जो फ्लोर का डिजाइन है, मार्बल और उसके बीच में एक ब्राउन सा चकोर, वो बड़े मंदिर का फ्लोर है, ब्राउन ब्लैक। तो फ्लोर रिजेंबल्स बड़े मंदिर का फ्लोर। और मैं भर गई कि गुरुजी आपने इतनी मेहर करी, और हमें तो मतलब फुर्सत ही नहीं कि देखें क्या दिया, नॉट एज अ प्रॉपर्टी बट एज योर ब्लेसिंग। फिर जैसे गुरुजी कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन वाला माइंड, तो जब घर आ गया तो ऑब्वियसली माय मदर इन लॉ डिड नॉट लाइक इट। तुमने घर तोड़ा है, तुमने घर अलग करा है, वो सब एलिगेशंस हुए। तो मेरा तो एक ही यूनिवर्सल जवाब था कि गुरुजी को सच मालूम है, मैंने नहीं करा है। और घर मतलब माय मदर इन लॉ डिड नॉट एक्सेप्ट कि एक और घर होगा, बट वो था। एनीवे, कंटिन्यूइंग द गुरुजीज पावर, गुरुजी ने एक बार बैठे हुए थे और मुझे बोला, सास की सताई सौरे दी प्यारी शशि आंटी हमारी। तो मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ के ही एक बड़े क्लोज फ्रेंड थी आंटी। शी टोल्ड मी, शशि तेरे को तो सर्टिफिकेट मिल गया, तेरी सास तुझे बड़ा तंग करती है। और मुझे भी यही था कि गुरुजी को सब पता है कि मेरी सास बड़ा तंग करती है। संगत जी, गुरुजी ना जब आपको समझाना चाहेंगे ना, वो मौका भी वही देंगे। 10-12 साल के बाद मैं एक शब्द सुन रही थी, मेरी मत बोहरी में राम बिसारे हो। किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी व्याख्या में दिया है कि 5 झगड़े होते हैं, सास सास का, ससुर का, ननद का, जेठ का, और भाई का, भाई या पिता का। लेकिन सास है दुनियावी सुख, ससुर है वो परमात्मा जिसका वंश आप चलाते हो, ननद है काम धंधे जिनका कुछ लेना देना नहीं है और उसमें फंसे होते हो, जेठ है ये शरीर जिसको यम ने ले जाना है,
और पिता या भाई है आपके कर्म जो आप लेकर आते हैं। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। सास की सताई सौर्यां दी प्यारी शशि आंटी हमारी। जानकर बहुत बहुत खुशी हुई कि चाहे मेरी दुनिया में किसी से नहीं बनती, मैं किसी भी रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर पाती हूँ। समहाउ आई हैव वेरी पुअर सोशल स्किल्स, लेकिन मैं तो परमात्मा की प्यारी हूँ, गुरु जी का सर्टिफिकेट है, मुझे क्या करना है। तो आप ना, जैसे वो एक शब्द में ही है कि गुरु कौन होता है। गुरु होता है रसिक बैरागी गुरु, रसिक भी और बैरागी भी। रसिक इसलिए क्योंकि आपको दुनिया के काम करने हैं। अब अगर आप शिव पुराण पढ़ते हो तो उसमें दिया है किसी भी इंसान के 3 ऋण होते हैं लाइफ में। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण आपका यज्ञ और पूजा में, देवताओं की पूजा में। ऋषि ऋण आपका तपस्या में। और पितृ ऋण होता है जो आप संतान पैदा करके उतारते हो, और हर इंसान को ये ऋण अपने पूरे करने होते हैं। ये जिंदगी का मकसद है। तो गुरुजी हमेशा कहते, बड़ी सिंपली गुरुजी ने कहा था कि किसी भी औरत के लिए अपने पति की सेवा और सदगुरु से सही चीज मांगना सबसे बड़ी पूजा है। जब आप घर बार चलाते हो ना, आपकी वो जो तपस्या है जिसमें आप जीवन लगा देते हो, वो तपस्या आपका पाठ है। वो अलग बात है कि हम बाकी सब चीजों का पाठ करते हैं और हम अपने परिवार को ही सबसे पीछे कर देते हैं, माया से नहीं। तो जैसे मैंने बोला, रसिक बैरागी गुरु जो आपको दुनिया में रहकर रसिक भी और बैरागी भी उससे हटा दे, ऐसा होना। और यही रहे हैं गुरु जी, दुनिया के बीच में, दुनिया से अलग। जितने लोगों को उन्होंने अपनी राह दिखा दी ना, आप उनकी जिंदगी को अगर देखोगे, वो दुनिया के सारे कर्म करे हैं लेकिन वो उसमें बंधे हुए नहीं थे। हैं कुछ ऐसे लोग गुरुजी की संगत में जिनको गुरुजी ने ये ब्लेस किया। दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी। तो दिस वाज अनदर इंसिडेंट जहां गुरुजी का ज्ञान फिर ऐसे ही मन में बड़ा आता था। गुरुजी ने जो मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर, उसकी छत पे शिवलिंग क्यों रखा। जो मुझे पता चला शिव पुराण में से, वो ये है कि शिवलिंग में शिव और शिवा, शिवजी और शक्ति दोनों का समागम है। और शिवलिंग के पास कोई भी काम करा जाए वो सफल होता है, वो उस पे शिवजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। और अगर आप देखो तो गुरुजी यही कहते हैं ना, इस मंदिर के साये से भी जो निकल जाएगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। तो गुरुजी का ना, गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, मतलब वो कोशिश भी नहीं कर सकते। एक्चुअली गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला था, बहन जी शिव पुराण पढ़ा करो, और मैंने ओवर हियर किया था। लेकिन वो उत्सुकता वाला माइंड की शिव पुराण में ऐसा क्या दे रखा है, उस चक्करों में मैं शिव पुराण लेने गई। शिव पुराण कोई किताब नहीं है जो आपको, आप जब चाहो आपको मिल जाए। कम से कम मेरे लिए तो नहीं रही है। गुरु जी की मेहर होती है ना तो ये ग्रंथ आपके हाथ आता है। मैं 1.5 साल बॉम्बे से, मुझे बस ये पता था कि जितने भी वेद और पुराण है वो सब गीता प्रेस गोरखपुर की दुकानों में मिलते हैं, और उनकी दुकान बिरला मंदिर में होती है। बॉम्बे के मुझे बिरला मंदिर का कुछ पता नहीं, तो मैं दिल्ली आके बिरला मंदिर जाया करती थी। 1.5 साल मैंने चक्कर काटे हैं और मुझे शिव पुराण नहीं मिला। फिर एक दिन जब मैं दिल्ली से लौट रही थी, शाम की मेरी राजधानी थी, सुबह सुबह मैं बिरला मंदिर पहुंची, 7:30-8 बजे। मैं मंदिर के अंदर नहीं गई, पर दुकान के बाहर जरूर मैंने वेट की और बड़ी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज जब दुकान खुले ना, मुझे शिव पुराण दिलवा दो, मुझे देखना है उसमें है क्या। गुरुजी की मेहर हुई, मुझे शिव पुराण मिला। अब दुकानदार ने उसको सेपरेट पैकेज की तरह पैक करा, क्योंकि मैंने तो लगेज पैक कर लिया था, तो मेरे पास जगह नहीं थी उसको सामान के बीच में डालने की। 2 बच्चे, सामान और शिव पुराण। हम लोग राजधानी से बॉम्बे पहुंचे, दादर स्टेशन पर उतरे, तो उस दिन टैक्सीज की स्ट्राइक थी। तो एसटी की बस, क्योंकि वी वर लिविंग नियर
बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जहाँ से वो शुरू होता है, तो एसटी की बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम उसमें बैठे और बस के ऊपर के रैक में वो शिव पुराण रख दिया। 1 डेढ़ घंटे के बाद जब स्टॉप आया, बच्चे के साथ सामान लेकर उतरी, शिव पुराण बस में रह गया। बस चल पड़ी। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि वो तो बस में चला गया। कहने का मतलब ये है, अगर गुरुजी चाहें तो आपके हाथ है, नहीं तो ऐसे भी निकल जाएगा। मैं बस के पीछे दौड़ी। समहाउ बस रुकी, मेरे को शिव पुराण मिला और मैं पढ़ना शुरू किया। जैसा गुरुजी ने कहा था, पहली 4 रीडिंग में कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप 4 रीडिंग खत्म करते हो ना, तब तक आप गिनना छोड़ देते हो। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें दुनिया का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में ज्ञान ना हो। बचपन से ना मैं बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ बैठती थी वो ज्ञान लेने। कुछ भी संसार का, विधि का, मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़े लोगों के साथ बैठना। लेकिन अब मेरे तजुर्बे ये बोलते हैं कि जो घर के बड़े हैं वो बुड्ढे तो हो गए लेकिन वो समझदार नहीं हुए। मेरे बड़े तजुर्बे हैं ऐसे। तो आप किससे बात करो, आपको कैसे पता चले? वो शिव पुराण। और शिव पुराण में आपके नहाने की टेक्नीक से लेकर दुनिया के सारे रहस्य उसमें हैं। वो कब गुरुजी आपको दिखाएँ वो अलग बात है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मुझे बहुत लगता था कि गुरुजी आप तो महाशिव हो, आप पाठ किसका करते हो? बहुत बार सुनती थी मैं, गुरुजी पाठ में है, गुरुजी पाठ में। तो मुझे लगता था गुरुजी आप किसका पाठ करते हो? आप ही तो महाशिव हो, आपसे ऊपर तो कोई देवता भी नहीं है। मैं इस पर बाद में वापस आऊँगी, जब तक पहले क्योंकि ये फिर बहुत गहरा चला जाएगा। मैं आई विल कम बैक टू फ्यू मोर थिंग्स दैट गुरुजी शोड मी। तो अभी अपन दुनिया में वापस आते हैं। तो 2010 में मेरे को ये जिपमर हॉस्पिटल से इंटरव्यू की कॉल आई और जब मैंने आना था उसके 2 दिन पहले गुरुजी ने दर्शन दिए, जहाँ गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचा। मुझे ये पता था कि कुछ मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन सरकारी नौकरी कहीं से नहीं लग सकती। आई वाज़ ऑलरेडी 43। सरकार में तो 30 के बाद कोई नौकरी लगती नहीं है। 43 इज़ टू हाई। पर मैं बेसिकली इंटरव्यू देने चेन्नई इसलिए आ रही थी क्योंकि मेरी एक गॉडमदर इधर रहती हैं। उनसे मिले 15 साल हो चुके थे। मुझे लगा इंटरव्यू का बहाना है, मैं उनसे मिल लूँगी। और ये भी तय हुआ था कि मैं 2-1 दिन में वापस आ जाऊँगी, तो बच्चे नहीं जा रहे मेरे साथ। तो फर्स्ट टाइम मैं बच्चों से अलग चेन्नई इंटरव्यू देने आई। तो आई केम फॉर द इंटरव्यू और इंटरव्यू वाज़ इन अ वन बिग होटल का कॉन्फ्रेंस रूम एंड देन आई रियलाइज्ड वी आर 18 ऑफ अस। और मैं कभी ना कोई स्पेड वर्क नहीं करती कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं कभी नहीं बॉदर करती। मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। तो somebody told me, एक वहाँ पर पीजीआई की गोल्ड मेडलिस्ट थी एंड शी टोल्ड मी कि तूने चेक नहीं करा है कि कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, एम से भी आए हुए हैं एंड शी वाज हरसेल्फ अ पीजीआई गोल्ड मेडलिस्ट। मुझे तो ये पता था अब मेरी तो नहीं होनी, मैं तो 4.5 साल से बच्चे पाल रही हूँ, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो गुरुजी आप चलो, आपका वाइवा। एंड मिनट्स बिफोर आई वाज टू गेट इन, आई केम टू नो कि मेरे आगे और मेरे पीछे इंटरनल कैंडिडेट्स हैं। तो मेरा जो थोड़ा बहुत भी चांस है ना वो भी गया, क्योंकि 2 इंटरनल तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। अब तीसरा बचे हुए में से होगा। और आप देखिए मैं जब इंटरव्यू में गई, गुरुजी ने जो इंटरव्यू कराई वो तो गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। पर जब मैं बाहर आई 15-20 मिनट के बाद, मैं पता नहीं क्यों बड़ी खुश थी। तो उस फ्रेंड ने मुझसे पूछा तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मैंने कहा यार वो जिपमर तो बेच नहीं पाए, मैं जो बॉम्बे के प्राइवेट कॉलेज में काम कर रही थी मैं उसको बेच के आ गई। ये दिस वाज़ माय कमेंट। और मैं बेसिकली चेन्नई का गोल्ड बहुत अच्छा होता है, तो आई वांटेड टू गो गोल्ड की शॉप में टू बाय इयररिंग्स फॉर माय डॉटर, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे मेरी ट्रेन थी टू बॉम्बे। तो मैं उसको रफा-दफा करके कि मैंने तो इयररिंग्स खरीदनी है, आई जस्ट लेफ्ट। जब रिजल्ट आया, आप मुझे बताओ ये गुरुजी की शक्ति के अलावा क्या है कि 3 कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स गॉट सिलेक्टेड। वो 2 इंटरनल, उनके बीच का मैं एक्सटर्नल। कितनी पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यू में 3 कंसेक्यूटिव रोल नंबर्स अगेंस्ट पीपल फ्रॉम एम्स एंड पीजीआई। ये गुरुजी हैं।
मैं तो एक रूटीन स्टेट मेडिकल कॉलेज की एमएस लेकर वहाँ खड़ी थी और इतने लोगों को हराया। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। और उससे पहले ड्यूरिंग माय सीनियर रेजिडेंसी मैं जब विलिंगडन में 1 डेढ़ साल काम कर चुकी थी, तब मुझे पता चला एम्स में सीनियर रेजिडेंसी की सिलेक्शन है। यू हैव टू राइट अ थ्योरी पेपर, इफ यू क्लियर दैट आपका इंटरव्यू एंड देन यू मे बी सिलेक्टेड। बट एम्स इज नॉट ओपन फॉर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, ये भी पता था। मैंने गुरुजी से माँगा, मैंने कहा गुरुजी एम्स में ऐसे कौन से तोप लोग चले जाते हैं? भाई जाते तो हैं, जो एम्स के लोग होते हैं सारा इंडिया उनको मुड़ के देखता है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो मुड़ के देखते हैं। मैंने कहा गुरुजी एक बार करा दो, सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि मुझ में वो कैपेसिटी है कि नहीं है। मुझ में तो नहीं है पर आप करा दो, मैं जॉइन नहीं करूँगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ मैं बड़ी खुश हूँ, मैं वहीं कंटिन्यू करूँगी। लेकिन एक बार ऐसे देखो तो सही, उत्सुकता। और आप मानोगे नहीं, जब वो इस एग्ज़ाम के लिए मैं गई, सबने मतलब वो नोटिस आया हुआ था कि आप अपने सर्टिफ़िकेट्स पर वेरिफ़िकेशन लाओगे, मैं सर्टिफ़िकेट्स ही नहीं लेकर गई, कि एम्स का एग्ज़ाम थोड़ी क्लियर होगा। और जब रिटन का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 10 से 12, 12 सवा 12 रिज़ल्ट लगा, आई वाज़ शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, बट यू कैन गेट इनसाइड द इंटरव्यू आफ्टर वेरिफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो डर था वो मुझे कहता है मैडम आपका इंटरव्यू में कॉल तो आ गया, आप जाओ घर और जाके ये सर्टिफिकेट्स ले आओ। तो मैं एम्स से जमुना पार गई बस पकड़ के, सर्टिफिकेट्स लेकर वापस आई। एंड व्हेन आई वेंट इन फॉर द इंटरव्यू, जो भी उन्होंने इंटरव्यू ली, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बोला, मैं बाहर आई। तो क्लर्क मुझे कहने लगा वेट कर लो 4 बजे रिजल्ट लग जाएगा। मैंने उसको बोला सिलेक्शन थोड़ी होएगी, अगर होएगी ना तो तू मुझे ये लैंडलाइन नंबर दिया, मैंने कहा इस पे कॉल कर दियो। मुझे लगा ये भी टाइम पास है और मेरी सिलेक्शन हो गई। दिस इज़ गुरुजी। लेकिन प्रॉमिस ये था कि मैं जॉइन नहीं करूँगी, कुछ वो एडहॉक थी और फिर मुझे ये भी डर था कि कुछ मेरे मदर के राइवल्स हैं, उनका कभी सिर उठ गया क्योंकि आई हैड ऑलरेडी फेस्ड अ प्रिंसिपल लाइक दैट। तो मेरे को तो ना मैं इधर की रहूँगी ना उधर की, तो आई डिडन्ट जॉइन, बट आई गॉट सिलेक्टेड। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि एम्स के चमकते तारों में मैं बैठूँ, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो जब जिपमर की सिलेक्शन हुई, दैट वाज़ द अदर वन, गुरुजीज़ मिरेकल। मैंने जॉइन करा, काफ़ी नॉर्थ साउथ डिवाइड है, इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन। ये लोग इतना आसान नहीं होता बिकॉज़ जो भी कुछ है, अब आप स्टेट की डोमिनेंस बोलो, जो भी कुछ बोलो, इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर देम टू एक्सेप्ट कि नॉर्थ से कोई आएगा और उनके सिर पे उन पे बैठ जाएगा। तो 2 साल तक मैंने बड़ी हॉस्टिलिटी सही इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, कि दे विल आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट, यू नो यू विल बी कॉट ऑफ हैंडेड, लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर कि मेरे मुंह से जब जवाब निकला जवाब सही था। एंड आई माई सेल्फ वॉज शॉक्ड कि मैंने क्या बोल दिया। व्हेन आई वुड गो एंड सी द बुक इट वॉज राइट। देन आई रियलाइज गुरुजी, अब गुरुजी ने रखना है हाथ, इसीलिए पकड़ा है। टू सर्वाइव इन अ वर्क प्लेस इज ऑल्सो, मेरा कहने का मतलब है आपकी छोटी छोटी जरूरतें जिसमें आप अपनी मैं लगाओ ना, वो देखो जरा गुरुजी के नज़ारे, एंड यू विल ऑलवेज कीप अफ्लोट। यहाँ पर भी संगत शुरू हुई, जेलेसी का एलिमेंट बढ़ता गया क्योंकि जो भी कुछ है संगत आती थी, देवर हैप्पी, उनके काम सुधरने लगे, बहुत लोगों की बहुत सारी बीमारियां टलने लगी, एंड दे स्टार्टेड कमिंग एंड आई बिकेम पॉपुलर। तो मेरे कोलीग्स ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट डाली कि आई एम करप्ट और मैं संगत में पैसा उठा रही हूँ। There were other two more complaints that I use a very dirty language, and third was that I do not know my subject. It was so shocking कि आपके कोलीग्स आपको आपकी सिलेक्शन हुई है और आपके कोलीग्स आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट डाल सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल एक्ट अगेंस्ट यू। टू फेस करप्शन चार्जेस इन अ गवर्नमेंट इज लाइक गोइंग इन योर ग्रेवयार्ड। वो ना एक दिन में ऐसे नहीं होता कि आपको बोलते हैं कि आप बताओ आपने कितने पैसे खाए। वो 6 महीने ब्रू करते हैं, और वो जो ब्रूइंग का प्रोसेस है ना, वो आपको रोज़-रोज़ बेइज्जती से मार देता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये करप्शन के चार्जेस में आई एम टू प्रूव दैट आई एम इनोसेंट और द काउंटर पार्टी हैज़ टू प्रूव कि आई एम गिल्टी। चार्ज किसको प्रूव करना है? और इमेजिन इनकी इतनी मिली-भगत होती है दैट विदाउट अ सिंगल पेपर वर्क I was facing
a 3-member inquiry in 2014. 18th July, I faced the inquiry on corruption charges. एंड क्योंकि मेरे पास पेपर वर्क नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था दैट आई एम एंटाइटल्ड टू हैव अ लॉयर, एंड आई फेस्ड इट ऑल अलोन. और करप्शन चार्जेस आर सो सीरियस, सो सीरियस. जो बदनामी होए वो तो अलग, बाकी जो आपकी रिपरकशन होए वो अलग. बट आई फेस्ड इट सिंगल हैंडेडली. द ओनली पर्सन विद मी वॉज गुरुजी, नोबडी एल्स. 1.5 घंटा मेरी इंक्वायरी चली. एंड इमेजिन जो स्ट्रेस मेरे पे हुआ. बाय 23rd July, I was admitted in intensive coronary care unit. I had a heart attack. I was hospitalized. और मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे ना 5-6 दिन से खांसी हो रही थी और मैं सो नहीं पा रही थी. मैंने 2 फिजिशियंस को दिखाया and they told me that you are allergic to some dust or some pollen grains because there's a lot of greenery in this campus and I stay in the campus. तो you take कफ सिरप को हायर ग्रेड करते गए इट केम टू कोडीन. जब मैंने कोडीन पीनी शुरू कर दी ना, आई स्टार्टेड बिकमिंग ड्राउजी, बट आई वाज स्टिल नॉट एबल टू स्लीप. खांसी गई नहीं और मैं ड्राउजी हो गई. तो एक दिन तंग आकर आई हैड टेकन लीव एंड आई टुक माय हस्बैंड की मुझसे कार नहीं चलती. आई वाज टू जॉइन माय ड्यूटीज व्हेन जस्ट बिफोर दैट मेरा एक कोलीग है मेडिसिन डिपार्टमेंट में हु इज रफली माय एज ग्रुप. I went to him and I told him there is something wrong I cannot describe, but I want to sleep. He checked me, सारा उसने करा एग्जामिनेशन. ये गुरुजी के तरीके हैं डॉक्टर्स घुमाने के. एंड देयर वाज नो साइन विच वाज पॉजिटिव. बाद में उसने मुझे बताया कि मैं तो सिर्फ लिस्ट पूरी करने के लिए उसने मुझे बोला चेस्ट एक्सरे करवा. मैंने चेस्ट एक्सरे करवाया, वो नॉर्मल आया. ही टोल्ड मी ईसीजी करवा. मैंने ईसीजी करवाया तो उसमें हार्ट रेट 120 आई. तो टेक्नीशियन ने मुझे बोला मैडम हार्ट रेट थोड़ी सी ज्यादा है. मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा है, मेरे हिसाब से तो 72 होती है नॉर्मल. कहती नहीं आजकल स्ट्रेस बहुत है, 100 तक नॉर्मल होती है, अभी 120 है, थोड़ी ज्यादा है. तो मैंने उसको कोलीग को कन्वे करा कि टेक्नीशियन कह रही है हार्ट रेट ज्यादा है. तो कि मुझे कहता है कि मैंने प्योरली आई हैड नो आइडिया व्हाट वी आई एम डीलिंग विद. मैंने तेरे को बोला इको करा. एंड आई वॉकड इनटू द कार्डियोलॉजी ओपीडी, खचाखच भरी हुई. One consultant who was sitting there, he looked at me, he told me, मैडम आपको कोई पेशेंट दिखाना है? मैंने कहा नहीं पेशेंट मैं हूँ. उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उसको लगा इसको क्या होना है, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी ओबीस फ्रेम और एनीथिंग. उसको लगा चलो फॉर्मेलिटी से 10 मिनट में इसका इको करके इसको नॉर्मल करके भेज दूँ. और जब उसने इको की प्रोब रखी, he was shocked. He called up the whole hospital के cardiologist there and they all gathered up. क्योंकि the deal was heart was not moving, ejection fraction was 32% and I was living. तो everybody came to see कि तू dead body पे echo कर रहा है कि ejection fraction 32 है. किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे ये बोलने की कि क्या चल रहा है. They just told me बड़ी politely कि मैडम आप ना एडमिट हो जाओ. और मैं अपना दिमाग देख रही थी, मुझे किसी ने बताया नहीं क्या हो रहा है. एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद देम कि बच्चों के एग्जाम्स हैं, आप दवाई दे दो, मैं 3 दिन बाद लाइक कर रूटीन पेशेंट. बड़े डरते डरते उन्होंने बोला मैडम आप प्लीज एडमिट हो जाओ. एंड आई वाज एडमिटेड. तो जब मैं ट्रिपल सीयू में गई एंड उन्होंने जो भी इमरजेंसी लासिक्स आईवी जो भी कुछ मुझे दिया, बट दैट इंक्लाइंड बेड ऑफ 45 डिग्रीज एंड आई स्लेप्ट ऑफ. आई हैड नॉट स्लेप्ट फॉर 6 days. I only slept and I slept and I slept for next 2 days. I had no idea what was going on. 2 दिन के बाद जब मुझे होश आया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ मॉनिटर्स में हूँ. एंड द कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइडेड टू डू एन एंजियो. तो मेरी एंजियो हुई एंड देयर वाज अ ब्लॉक इन माय ऑब्लिक मार्जिन, वन ऑफ द कॉरोनरीज. देयर वाज अ ब्लॉक and I was told कि आपको 6 महीने पहले भी हार्ट अटैक हुआ है. So we will do an angioplasty without telling me कि they have nothing to offer. But they told me हम angioplasty करेंगे, you will not improve. Because it's not in your coronaries, वो फैट का नहीं है, वो घी तेल का दाग नहीं है, वो ब्लड क्लॉट है. मेरे कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जिसमें ब्लड डिसऑर्डर हो, लेकिन ये क्लॉटिंग क्यों हो गई.
गुरुजी की दी हुई बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो किसी को समझ नहीं आती, जब घुमाने पे आते हैं ना गुरुजी करते हैं। ठीक है, 2 स्टेंट्स लेकर आई वाज़ टेकन अप अगेन फॉर एंजियोप्लास्टी। दे डिड अ फ्लो स्टडी, जो पुराना अटैक था जिसमें कॉरोनरी खुली भी थी, दे डिड अ फ्लो स्टडी एंड इट केम नियरली नॉर्मल। So the doctors decided not to put a stent in that coronary, and जो प्रेजेंट क्लॉट था उसके अक्रॉस उन्होंने स्टेंट डाला। तो अब मेरे पास क्या है, एक गुरुजी के ऑपरेशन की कॉर्नरी, एक डॉक्टरों के ऑपरेशन की कॉर्नरी, एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 1 मंथ। 1 मंथ भी क्योंकि कोलीग्स ने कंप्लेंट डाली दैट शी कैन नॉट रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, शी शुड कम बैक टू वर्क। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे को फिर डिस्चार्ज किया गया, एंड माय कोलीग्स वर वार्न्ड कि इसको स्ट्रेस नहीं देना, ये खत्म हो जाएगी। आई डिड नॉट इम्प्रूव, बट गुरुजी का एक वो ब्लू वाला स्वरूप है, जब मैं घर आई 1 महीने बाद, गुरुजी का एक ब्लू स्वरूप पूरा काला हुआ हुआ, एंड इट वाज शॉकिंग टू सी। क्योंकि 2 महीने फिर मैंने घर पर रेस्ट किया, आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू अटेंड द हॉस्पिटल। सो मैं रोज सिर्फ शब्द और गुरुजी का ये, जैसे आपके पास ये पूरा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप मेरे पास भी। बस जब आंख लग जाए तो शब्द में सो जाओ, जब आंख खुल जाए तो सिर्फ गुरुजी, कुछ और नहीं। 2 महीने, और गुरुजी का वो जो ब्लू स्वरूप है वो उसका रंग साफ होना शुरू हुआ। गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, मौत भी लेते हैं, और मेरी भी ली। बिल्कुल काले गुरुजी, बिल्कुल गोरे लाल जब हो गए ना, तो मैं ठीक हुई। लेकिन जितनी बार डॉक्टर्स टेस्ट करें, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स वर सो पुअर। तो माय कार्डियोलॉजिस्ट 1.5 साल के बाद उसने टेस्ट करने छोड़ दिए। मुझे कहता है तू दवाइयां खा ले, बट ही केम टू माय हाउस टू सी कि तेरे कौन से गुरुजी हैं, एज ए क्यूरियोसिटी, तेरे कौन से गुरुजी हैं। ही केम एंड ही टोल्ड मी देयर आर पावर्स आई हैड हर्ड, बट पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। 8 महीने बाद मेरा कार्डियोलॉजिस्ट मुझे कहता है कि लोगों को एक हार्ट अटैक होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और शशि मैंने तो तेरे को एक दिन भी उदास नहीं देखा। और मैं आज तुझे बता रहा हूं, जब तू आई थी वी न्यू यू आर लॉस्ट, हम तो सिर्फ वेट कर रहे थे जब नेचुरल डेथ हो जाए, नॉट मोर देन 48 आवर्स। और संगत जी, मिरेकल देखो आप गुरु जी का, ये एक नहीं। उस दिन जब मेरी ब्लड शुगर चेक हुई थी, इट वॉज नॉन रिकॉर्डेबल ऑन अ ग्लूकोमीटर, 500 से ज्यादा, और HbA1c 17 आया था, और मेरा कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ। 10-12 में लोगों की किडनी बैठ जाती है, 17 पर भी मेरा कोई डैमेज नहीं हुआ। एंड आई वॉज पुट ऑन इंजेक्शन इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट अगर इंसुलिन पे चला जाए, अब मुझे समझ आया गुरुजी ने वो इंसुलिन का इंजेक्शन मुझे क्यों दिखाया था। मैं इंसुलिन पर आई, मुझे ये पता था गुरुजी लेते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गुरुजी मेरे को इंसुलिन से बचाओ। दिन के 4 इंसुलिन इंजेक्शंस, और मेरी हालत हो गई 10 महीने में, और बची हुई सारी जिंदगी सोचकर घबराहट होती थी। बट आई नेवर बिकेम सुसाइडल समहाउ। बट मेरे को यह भी नहीं होता था कि गुरुजी आप ले लो या मुझे निकालो। But doctors somehow in the back of their minds were convinced I am basically not a diabetic. तो 10 महीने के बाद दे रिपीटेड ऑल द टेस्ट एंड दे फाउंड कि आई एम नॉर्मल, मतलब आई डोंट नीड इंजेक्शन इंसुलिन। ये गुरुजी का एक और मिरेकल। टाइप 2 का पेशेंट इंसुलिन से टैबलेट्स पर वापस, नो इंसुलिन। मुझे पता है गुरुजी ने ली है, पर जब वो गुरुजी का इंजेक्शन में मैंने गुरुजी का शरीर देखा, मैं रो पड़ी थी। कितने साल पहले गुरुजी ने दिखा दिया, लेकिन इंसुलिन हट गई। एंड आई स्टार्टेड, मतलब क्योंकि मेरे स्टेंट वगैरह पड़े, आई हैव बीन ऑन ब्लड थिनर्स, आई एम ऑन सो मेनी मेडिकेशन, कि ये शरीर मेरा अपना नहीं है। आई फील लाइक समथिंग लाइक 85-90 ईयर्स ओल्ड, बिकॉज ड्रग्स, उनके साइड इफेक्ट्स, और कितनी ड्रग्स मैं आपको बता नहीं सकती। यू नेम द ड्रग दैट आई एम ऑन, आई कुड बी ऑन, एंड आई एम।
इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग, माय लाइफ हैज चेंज्ड। पर मुझे कोई गुरुजी से गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ हुआ। मैं एयरपोर्ट पे ना व्हील चेयर लेती हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू लिफ्ट वेट्स, आई कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, आई हैव माई लिमिटेशंस, बट आई एम फिट टू फ्लाई। तो 2-3 बार जब मैं एयरपोर्ट पे व्हील चेयर लेने गई, द एयर हॉस्टेस फॉट विद मी, पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ है? आई कांट बिलीव यू आर द पेशेंट। मेरे को, मैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाती हूँ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से। बट ये हालत है, टेस्ट करो कुछ और है, देखो तो कुछ और है। दिस इज गुरुजी। मौत को टालना, जो ये शक्ति रखते हो, उनकी महिमा को आप गा ही नहीं सकते। अभी तो ये चीजें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता, और गुरुजी ने करी, क्योंकि गुरुजी कभी बताते ही नहीं थे। हम तो एक गरीब को रोटी खिला दें तो 50 बार उसको सुनाते हैं। एक मेड को आप एक बार खाना खिला दो ना, उसे 50 बार सुनाओ, तेरे को मैंने रोटी दी थी, तेरे को मैंने ये दिया था। हम तो लिस्टें बनाते हैं, और गुरुजी करते हैं। हम तो हिसाब रखते हैं, गुरुजी कुछ भी नहीं करते। ये है गुरुजी। गुरुजी के साथ साथ मैं 2011 में फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में एलटीसी लेके, फैमिली में कोई मैरिज थी, आई हैड गॉन फरवरी में, मैं वहां पर गई तो पहली बार जिंदगी में मेरी मदर इन लॉ ने खुद चाय बनाई। मेरे बड़ा अजीब लगा। मेरी मदर इन लॉ बार बार मुझे कहती, नहीं 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 शशि, अब मैं बदल गई हूँ, अब मैं बदल गई हूँ। क्योंकि मैंने तो उनका वो रूप देखा था कि प्रॉपर आर्मी की तरह केटल और उसमें लिप्टन की चाय, जो मेरे से कभी ब्रू नहीं हुई इतने सालों में, 95 से 2011 तक, 16 साल में मुझे वो एग्जैक्ट चाय जो मेरी मदर इन लॉ को पसंद थी, समाव नहीं बनी मुझसे। एंड आई न्यू अब ये फिर पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो हर बार बेचारी बोलती थी। लेकिन उस फरवरी में उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला, नहीं नहीं अब मैं ना वो केटल में नहीं लेती, एंड शी जस्ट यूज्ड एक ही केटल में दूध। पहले तो पूरा ट्रे लगता था जिसमें वो दूध दानी, चीनी का, प्रॉपर कप्स विद सॉसर, पूरा प्रॉपर ट्रे। और मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ खड़े होकर किचन में चाय बनवाई, और मुझे रजाई में अपने साथ बिठाया, और हम दोनों ने बैठ के रजाई में चाय पी। समथिंग दैट आई हैव नेवर डन विद माई मदर। और मेरे साथ मदर इन लॉ बात करने लगे, एंड शी केप्ट ऑन रेफरिंग, देख सामने गुरुजी बैठे हैं, देख सामने गुरुजी बैठे हैं। मुझे समझ ही ना आए, मुझे कुछ ना दिखे। तो एनीवे, बट मैं इतनी स्तब्ध रह गई अपने मदर इन लॉ के नेचर से। मैं 4 दिन उनके पास थी। शी वॉज टेलिंग मी, मेरी साड़ियां ले ले, मैं जानती हूँ तू ही एक है जो पहनेगी, जो भी उनके थे। मैं अभी गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी पता नहीं मेरे कौन से कर्म है जो आपने शशि जैसी बहू दी। मैंने उनको बोला, मैं कहा मम्मी मुझे समझ तो आया नहीं, पर जो आप बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। पर विभोर हो चुकी थी। उन्होंने गाजर का हलवा बनाया जिसको कोई नहीं खा रहा था, और मैं गाजर का हलवा छोड़ती नहीं हूँ। मैंने इतना गाजर का हलवा खाया, मेरे मदर इन लॉ खुश क्योंकि उन्होंने बनाया, और मैंने इतना खाया कि अच्छा है कोई नहीं खा रहा। वो प्यार जो मुझे अपनी माँ से नहीं मिला, वो 4 दिन मुझे अपनी मदर इन लॉ से मिला। मैं वापस आई और मदर इन लॉ की डेथ हो गई। देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी संगत लेने आते हैं। उनको तो दिख ही रहते, वो तो बोल ही रही थी कि गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी सामने बैठे हैं। इट वॉज सो शॉकिंग कि मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अभी तो रिलेशन सुधरे थे और आप उनको ले गए, ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो गया? पर कर्मों की गति। बट आई रियली, मतलब उनका डायनामिज्म इतना ज्यादा कि 2015 तक जब मैं लास्ट गई हूँ अपनी ससुराल, मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का इतना डायनामिक पर्सनालिटी, कि अभी वो कमरे से निकल के आएंगी, अब भी आएंगी, अभी आएंगी। आई कुड नॉट बिलीव कि शी इज नो मोर। But anyway, wherever she is, whichever world, I'm sure she must be happy. तो द लाइफ मूव्ड ऑन, बच्चे बड़े होते गए। आज भी गुरुजी के साथ बहुत मिरेकल्स होते हैं। जैसे संगत की मैंने बरकत आपको बताई, लंगर की पावर आपको बताई। अभी क्या है यहाँ पर भी ना, टू रिमेन अफ्लोट, जब ये मेरे करप्शन चार्जेस और ये सब इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, आई वॉज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। और गुरुजी के ना तरीके, इट इज नॉट जस्ट क्लियरिंग। 2014 में ये इंक्वायरी हुई, सारा हार्ट अटैक हुआ। 2015 में मुझे नेशनल लेवल के 2 अवार्ड्स मिले। आई वन।
जिन्होंने बोला था ना इसको सब्जेक्ट नहीं आता, गुरुजी ने उनको, एंड दे आर लाइफ टाइम अवार्ड्स, आई गॉट इट। और जिस दिन मिले ना मुझे, मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऑफिशियली फॉर अ कप ऑफ टी बुलाया, क्योंकि डायरेक्टर वाज द लास्ट विनर ऑफ वन compete, उन्होंने भी 2 के लिए किया था। ही वाज द लास्ट विनर 29 ईयर्स। बोले अरे शशि, हम भी गए थे तो एक ही जीत के लाए, तुम 2 कैसे लाई? और खुद ही बोले अब तुम हमें कहना कि ये गुरुजी ने करा है। तो मैंने कहा सर और कौन करेगा? लाइफ टाइम आप 18 लोग compete करें कैटेगरी में, और उनमें से एक आप विनर हो, फिर 18 की प्रेजेंटेशन का एक अवार्ड, और वो भी आप हो। इतना अच्छा लगा ना मुझे कि इसमें एम्स, पीजीआई, सारी दुनिया के बेस्ट लोग लगे, एंड आई वन। गुरुजी इज बियॉन्ड एनीबॉडीज डिस्क्रिप्शन। हॉराइजन जैसे कभी मिलता नहीं, लेकिन होता है। जितना आगे चले जाओ उतना और आगे होता है। Not just this much. In terms of filing for patent and innovation, I won another award by CRISIL. If you've heard the name of CRISIL, it's a big thing. And I became such a success story in my institute कि लोगों ने ना मुझे थ्रेटन करना शुरू किया कि तुमको तो एक कमरे में बंद कर देना, ताकि तुम कुछ भी ना करो, आई एम श्योर तुम्हारे गुरुजी उसमें भी कुछ कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि एक पावर है, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो वो उनकी जर्नी है। पर हाँ, हमारा काम है उनको बुलाना, क्योंकि ये भी एक सेवा है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। मेनी पीपल सेड कि हमें कुछ पता नहीं चला, अब वो उनकी जर्नी है, पर एक बार तो आ जाओ। एंड दिस इज द सेवा आपकी भी, कि जो संसार में ऐसे कोई दुख ना रहे अगर सब अपनी ईगो छोड़ के गुरुजी के पास आ जाए। लेकिन ये ना, अब गुरुजी की बात की, एक भी बंदा बंदा बना देता, वो भी एक गुरुजी की, जब गुरुजी ने ही बोल दिया तो हमारी क्या। अभी लॉकडाउन कोविड का टाइम, मेरी बेटी का 12th का बोर्ड था। जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ इंडिया में, उसका एक बोर्ड का पेपर लटक गया, एक पेपर जो नहीं हुआ था, और वो पेपर था हिंदी। और वो खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया कि उसकी डेट टेंटेटिवली जुलाई में लगी। अब बेटी फाइनली आके मुझे कहती है, मम्मी मैं तो हिंदी भूल गई, ह और थ में फर्क नहीं मालूम, साउथ में वैसी हिंदी नहीं देखने को मिलती। अब आप कहाँ से शुरू करो? 12th का बोर्ड लिखना है। शी हैड ऑप्टेड फॉर हिंदी अगेंस्ट मैथमेटिक्स, और वो तो अल्फाबेट में घूम गई। क्या करोगे आप? गुरुजी बेरोजगारी। हाँ, तो बिटिया का बोर्ड का एग्जाम गुरुजी ने क्लियर कराया। एंड नॉट जस्ट दिस मच, फरवरी में जब इसका प्री बोर्ड हो रहा था, शी वाज स्कोरिंग वेरी लो। स्कूल के टीचर्स कॉल्ड मी एंड दे ब्लास्टेड मी लाइक यू आर एन एम्बिशियस मदर, बच्चे को देखते नहीं हो। एंड शी वाज हार्डली गेटिंग अ पास मार्क इन अ प्री बोर्ड, 3 सेशंस। यू नो, एज अ मदर, वो जो बात रहती है ना कि तेरी मदर ने कुछ नहीं सिखाया, वो दुनिया में आज भी है। आज भी, आज भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो पहला गुणगान माँ का होता है। तो बेसिकली टीचर्स ने तो अपना हिस्सा पूरा कर दिया। अब 1 महीने में एग्जाम, मार्च में तो बोर्ड शुरू हो जाते हैं। दिस वाज लाइक मिड फरवरी व्हेन दिस हैपेंड। तो मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी सीरियसली बैठ के बात करी कि बेटा अपना अगले साल बोर्ड दे देंगे, क्योंकि बोर्ड में खराब नंबर विल 65%, तो यू नीड टू बिकम एलिजिबल फॉर वेरियस अदर एंट्रेंस प्रोसीजर्स। तो 65 तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 30 और 33 पर हम लोग स्ट्रगल मार रहे हैं। तो वील सिट फॉर 1 ईयर, वील वेट, वील गिव द बोर्ड नेक्स्ट ईयर। विद दिस डायलेमा, दिल से गुहार गुरुजी की, मेरी भी और मेरी बेटी की भी। तो जब इसके बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए, मैं इसको रोज, क्योंकि सेंटर के बाहर तक हमें अलाउड था, कोविड हैड नॉट येट मूव्ड इन, तो आई टोल्ड माय डॉटर, यू विल गो इनसाइड द सेंटर, look at the question paper, if you think you can do better, you write the paper, I'll wait outside for another half an hour, you come out if you feel you cannot answer.
because we can't take a risk. It's better to be absent than to fail in a paper. और इसके सारे पेपर्स दिलवाए. बट जैसे गुरुजी की महिमा है, गुरुजी कहते हैं ना मैं रिजल्ट बदल देता. When the result came, my daughter got an average of 89.4. It was a slap on everybody's face. And I have recorded her video because it was unbelievable. It was unbelievable. तो गुरुजी ना बड़े रिजल्ट्स बदले मेरी लाइफ में. Once I had applied for army का job and my daughter was I think 7-8 months old and सारा दिन मेरा मेडिकल चला. और लास्ट में जब मेडिकल स्पेशलिस्ट देखता है ना, तो वहां पर मुझे पता चला कि आई एम नॉट आइडियल वेट. आई हैड जस्ट डिलीवर्ड माई डॉटर 7-8 months ago. तो मैंने सिस्टर से पूछा. सिस्टर वाज द वन हु वाज रिकॉर्डिंग द वेट्स. स्पेशलिस्ट हैड नॉट अराइव्ड ऑन द एग्जामिनेशन रूम कि मेरा वेट कितना होना चाहिए. तो शी टुक माई हाइट. शी टोल्ड मी योर वेट शुड बी बिटवीन 59 and 64. And I knew I am between 66 and 67. I knew I am overweight. I knew that the medical specialist will write on my papers to lose the weight and come back again for the examination. तो मैं बॉम्बे से दिल्ली आऊंगी. तो मैंने वहां बैठ के ना गुरुजी को गुहार लगाई. मैंने कहा गुरुजी कुछ भी करो, मेरे को वापस नहीं आना. आप मेरा मेडिकल फिट कराओ. आप यकीन नहीं मानोगे, when the specialist came and the sister took my weight, it was a digital scale. उस पे फ्लैश हुआ 67.4. और पता नहीं गुरुजी ने क्या करा, वो सिस्टर ने रिकॉर्ड करा 64. एंड आई न्यू शी हैड मेड दैट मिस्टेक. पर मैं क्यों बोलकर अपनी जड़ खोदूं. उसने मुझे चिट दी. आई वेंट टू द स्पेशलिस्ट. ही लुक्ड एट मी. ही टोल्ड मी यू डोंट लुक 64. तो व्हेन यू हैव नथिंग टू से, यू ओनली स्माइल थ्रू. तो ही wrote on my papers, she has a broad frame, probably due to heavy bones, fit for joining the duty. Result badal diya. Yet another occasion, I was operating to the end of my senior residency when मैं cataract surgery करके lens डाल रही थी. At that time, we were doing non-phacoable surgery. तो जब मैं लेंस इंसर्ट कर रही थी ना, somebody pushed my elbow और वो लेंस ना it didn't go properly. It created what we call as a rent in the posterior capsule. And I turned back in a massive temper only to realize कि मेरे पास head of the department खड़े हैं. धक्का उनका लगा था. You can't shout at the head of the department in an OT. मैं चुप कर गई. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी. ही टोल्ड मी उसमें क्या है, तेरे हमेशा नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस निकलते हैं. व्हाटएवर यू ऑपरेट, आई हैव नेवर सीन अ कैटरैक्ट कॉम्प्लिकेशन इन योर केसेस. लेट अस सी हाउ यू मैनेज दिस. मैंने तो गुरुजी का नाम लिया. गुरु करा दो. किसी की आंख मेरे हाथ से नहीं खराब होनी चाहिए. सब श्रेय आपका. जो मेरे को गुरुजी ने राह दिखाई मैंने करा. मोबाइल है आजकल कैटरैक्ट सर्जरी, उस टाइम भी थी. द पेशेंट वेंट होम. दूसरे दिन सुबह वो ओपीडी में आया. मुझे तो पता था इसका कॉर्निया इतना सफेद नहीं होगा, मतलब इतना क्लियर नहीं होगा, इसकी विजन थोड़ी कम होगी. तो मैं ना भीड़ निपटा रही थी कि अभी इसने तो डांट मारनी है मुझे और लेट द मेन क्राउड गो. तो मैंने उस पेशेंट को डिले करा. तो थोड़ी देर में वो पेशेंट गुस्सा हो गया कि आप मेरे को नहीं देख रहे हो, आप बाकियों को देखे चले जा रहे हो. तो फाइनली फिर हार के, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैंने उसकी आंख की बैंडेज खोली एंड आई वाज अघॉस्ट. It was crystal clear, as if no complication had occurred. It was unbelievable and the vision was full. I could not believe it. So I took that patient to the head of the department's room. And उनका पहला कमेंट था, हाँ अब तू बोलना तेरे गुरुजी ने रिजल्ट चेंज कर दिया. But I knew गुरुजी had done. शाम को मैं गुरुजी के छोटे मंदिर गई. Without my saying, गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बोला, और शशि आंटी फिर रिजल्ट बदल दिता. मैं कहा हाँ जी गुरुजी. चल खड़े हो, संगत नू दसी. मैंने किस्सा सुनाया. 15 दिन के बाद एक लेडी मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इसका सत्संग करा. मैंने कहा थैंकफुल तो आप गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, सुनने वाले का और कहने वाले दोनों का भला. शी टोल्ड मी, आई एम एनेस्थेटिस्ट बाय प्रोफेशन. आई डू प्राइवेट प्रैक्टिस
मेरे को एक बच्चा इंट्यूबेट करना था, तो मैंने बच्चा जब एनेस्थीसिया में अंडर करते हैं, तो उसको इतने डीप फेज में ले जाते हैं एनेस्थीसिया के कि उसकी रेस्पिरेशन सस्पेंड करते हैं, एंड देन यू पुट द वेंटिलेटर ट्यूब इनसाइड एंड यू टेक ओवर द रेस्पिरेशन एज अ डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड इंट्यूबेशन। तो उस स्टेप पर बड़ा क्रिटिकल होता है कि आपकी ट्यूब विद इन टाइम चली जाए, बिकॉज इफ यू डिले दैट, तो बच्चे की रेस्पिरेशन सस्पेंड हो गई और आपने उसे कुछ थेरेपी दी नहीं, ही इज डेड, ही इज ब्रेन डैमेज्ड, कि वो ट्यूब नहीं जा रही थी, इट वाज गेटिंग डिलेड। देन आई रिमेम्बर्ड कि आपने गुरुजी को गुहार लगाई थी, दैट्स द मैसेज शी टुक। कहती मैंने भी दिल से गुरुजी को आवाज लगाई और ट्यूब चली गई, आई एम थैंकफुल टू यू। तो ये जो कहते हैं ना गुरुजी, कहने वाले का भला सुनने वाले का भला, कभी ये मत लाना अपने मन में कि कोई सत्संग जरूरी नहीं है या मेरा सत्संग खास नहीं है। प्लीज उसको जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि किसी और के काम का है, उसको सुनना जरूर करना। आपकी जबान भी पवित्र होगी, आपका भी भला होगा। ये आपके बस में नहीं है ये जानना कि क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा के लिए छोड़ दो, वो उनका है। मैं हमेशा अपनी वर्क प्लेस हर जगह गुरुजी का गुणगान बहुत खुलेआम करती हूँ। तो लोग ना मुझे कहते हैं देखो शशि वाले गुरुजी। आप सोचो, चाहे वो मुझे रिडिक्यूल भी करते हो, लेकिन मेरा तो मान है शशि के गुरुजी। 2016 में गुरुजी एक बार मुझे बोले, शशि तू तो मीरा हो गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरी भक्ति का लेवल वो हो गया जिसमें मीरा कृष्ण जी की करती थी, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, एंड दिस इज ओनली गुरुजीज ग्रेस। जब कहते हैं ना संसार में औखे वेले को नहीं, ना बाबुल वीर न माओ, सब में धक्का देंगे कोई ना पकड़े बाम, वो हाल हुआ है मेरा। लेकिन ये तपस्या करनी जरूरी है। गुरुजी तो हमेशा कहते थे मैं नींबू की तरह निचोड़ दूंगा, तुम्हारी मैं खत्म कर दूंगा, तब अपनाऊंगा। शिष्य गुरु को अपना ले, टेस्ट कर ले, गुरु शिष्य को टेस्ट कर ले, तब गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तो जब भी हवाएं अलग चलती है ना, उल्टी चलती हैं, अगर आप देखो तो जो बर्ड होती है ना उसकी राइज तभी होती है जब वो हवा के अगेंस्ट जाती है, अगर वो हवा के विद जाती है ना वो नीचे गिरती है। तो जब भी सर्कमस्टांसेस मेरे अगेंस्ट होते हैं ना, या मेरे लिए बड़े कंड्यूसिव नहीं होते, मेरे को बस एक ही खुशी होती है कि नाउ माय राइज कैन हैपन, इट कैन हैपन। और गुरुजी मेक्स श्योर इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, इट इज बियॉन्ड, लाइक आई वन द अवार्ड्स, लाइक माय वर्क, इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड। इसीलिए गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मान लो। असी कुछ वध देना चाहते हैं, आप 3 बार से ज्यादा मांगोगे ना, तो अगर आपकी हित की भी नहीं है ना तो मुझे देनी पड़ती है। बहुत इंस्टेंसेस मैंने लोगों के देखे हैं जहां लोगों ने जिद कर करके मांगी हैं और फल अच्छा नहीं आया। जो चीज आप मांग रहे थे वही आपकी दुश्मन हो गई। गुरुजी को तो पता था इसलिए दे नहीं रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को देखा है मैंने। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कभी निंदा मत करो, मैंने गुरुजी के निंदक देखे हैं छोटे मंदिर में। और गुरुजी की निंदा, मुझे तब इतना समझ नहीं थी कि कभी गुरुजी की निंदा सुननी नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान नहीं था। मैंने गुरुजी के निंदक देखे हैं और उन निंदकों का हाल भी देखा है। जबकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कोई, और मर्डरर भी देखा है मैंने जो गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने बचाया। ये जलंधर मंदिर में हुआ था, आई हैपन टू बी इन दैट मंदिर, जब एपरेंटली कोई एक्सीडेंटल शॉट में किसी की डेथ हो गई एंड द मदर एंड द सन केम एंड गुरुजी सेव द सन। इतना तो मुझे पता है, उस टाइम मैं जलंधर मंदिर में थी। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना एक बार मेरे आगे झुक जाओ तो तुम्हें बचाना मेरा काम है। बचाना तो बहुत, मतलब ये गुरुजी की विनम्रता है जब वो बचाना कहते हैं। वो इतना आपको हेल्प करते हैं, इतना ऊंचा ले जाते हैं जो आप सोच नहीं सकते। संगत ही आपका परिवार है, गुरुजी हमेशा कहते हैं ये संगत ही आपके काम आएगी, संगत ही संगत के काम आएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी जब 12th का एग्जाम दे रही थी, ये सब लॉकडाउन हुआ, आई वांटेड अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि जब वो सीट क्लेम करेगी, इवन इफ शी डज मेडिसिन, इवन इफ शी डज एनीथिंग, उसका डोमिसाइल यहाँ का पौंडीचेरी का बनवाना। अब
पौंडीचेरी ना इज अ गूढ़ तमिलियन पॉपुलेशन। ये लोग इतना तंग करते हैं ना आपको, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश दे जस्ट डंप यू बाय सेइंग कि हमें इंग्लिश नहीं आती। यू हैव टू स्पीक तमिल, रीड तमिल एंड देन डू। अब मैं कहाँ से ये तमिल करूंगी? पर somebody in Sangat decided to help me. Not a single day I went to any government office और मेरी बेटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बंदा बना के मेरे घर दे गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है। पर मेरे को तब समझ आई, उसने जो भी कुछ सोच के, कौन करता है सरकारी डिपार्टमेंट्स में धक्के खाने का काम? कोई करेगा? हम तो अपना पासपोर्ट और अपने राशन कार्ड में ही पागल हो जाए। मैं तो कभी ना ऑफर करूं, लेकिन उन्होंने किया एंड आई एम इंडेप्टेड टू हिम। तब मुझे रियलाइज हुआ ये संगत है और ये संगत ही हमारा परिवार। देयर आर मेनी मोर इंस्टेंसेस व्हेन संगत हैज हेल्प्ड संगत आउट। अभी भी मैं आप लोगों में से किसी से मिली नहीं हूं, लेकिन ये प्यार, जितने भी सत्संग जितने भी करे हैं, एक फीलिंग ऑफ फैमिली आती है मेरे अंदर आती है। मुझे संगत करने में, सत्संग करने में कोई परेशानी नहीं है, ये गुरुजी की सेवा है। लेकिन मुझे ये भी, क्योंकि गुरुजी हमेशा मीडिया से दूर रहते थे, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर गुरुजी ने मना करा है ना तो ये ठीक ही होगा। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया में, आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया। मुझे बहुत डर लगता है फॉर द ऑफेंसेस दैट हैपन, फॉर द क्राइम्स दैट टेक प्लेस। मुझे तो उनका लॉजिक ही नहीं समझ आता। मेरा तो अभी भी दिमाग उस स्टेज पर है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो तो कोई आपको कंप्यूटर पे हैक करके हैरेस कैसे कर सकता है? पर होता ही होगा क्योंकि इतने केसेस होते हैं। लेकिन ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी हैज ऑलवेज बीन मीडिया शाय। गुरुजी की कोई पोस्टर्स नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। अब गुरुजी को मैंने ट्रांसपेरेंट होते हुए देखा है। आई वाज इन दैट मंदिर व्हेन समबडी केम, एनी मतलब आउटसाइडर, सम इंटरनेशनल पर्सन, वो फोटोज लेने लगा और गुरुजी बार बार बोलते रहे इन्नू क्या है, ना ले ना ले। एंड व्हेन ही केम बैक टू से कि जब उसने रील डेवलप करी, गुरुजी वाज ट्रांसपेरेंट। तो गुरुजी के जो स्वरूप है ना, ये सब उनकी आज्ञा है। ऐसे गुरुजी को आप शब्दों में कैसे बताओ? Now, there were few more questions in my life which are recently been answered. गुरुजी आप महाशिव हो, आप किसका पाठ करते हो? आपको पूजा करने की क्या जरूरत है? आपको पाठ की क्या जरूरत है? बहुत बहुत यूट्यूब पे वीडियो सुने तो पता चला कि गुरुजी के अंदर ओम का पाठ चलता है, ऐसा बहुत संगत ने कहा है। लेकिन फिर भी मन नहीं माना कि ओम का मतलब, महाशिव पुराण में पूरा एक अध्याय है जिसमें वो ओम की शक्तियों को बताता है। लेकिन मन नहीं माना कि गुरुजी क्यों ओम का पाठ करेंगे अगर वो खुद ही महाशिव है। तो अभी रिसेंटली मैं मृत्यु के ऊपर एक पाठ है, उसके अंदर जब शिव जी और पार्वती जी का प्रसंग है कि पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि आपने काल देवता को कभी श्राप दिया था, लेकिन शिव जी भोले हैं। तो जब काल देवता ने उनकी भक्ति करी तो वो खुश हो गए और उनको ये पावर दी कि आप सारी दुनिया में विचरोगे और आपसे, आपके काल से कोई ग्रस्त मतलब इंसान बच नहीं सकता। आपका कालग्रस्त तो सब होगा, देवता भी होंगे। तो ये आपने वरदान दिया, लेकिन कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसमें कोई कालग्रस्त ना हो। तो शिव जी बताते हैं जो उस प्रसंग में है कि ये वरदान, ये पावर मैंने देवता, ऋषि, मुनि, इंसान किसी को नहीं दी है। तो देवताओं के लिए भी ये चीज लागू होती है कि जब वो इस संसार में आएंगे वो कालग्रस्त होंगे। लेकिन शिव जी कहते हैं ये पावर सिर्फ उनके पास है। उन्होंने ये कुछ पार्ट ऑफ दिस पावर कुछ योगियों को दिया है, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना है कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में कुछ कुछ ऐसे लोग योग क्रिया में हैं जो 300-400 साल जी चुके हैं। तो उन्होंने अपने काल को चाहे पोस्टपोन किया है एंड दे आर देयर। तो उसमें शिव जी कहते हैं कि ऐसे योगियों को मैंने कुछ ये शक्ति दी है। और उसकी एक योग क्रिया उसमें जो मुझे समझ आई वो ये है कि जब सारा जगत सो जाए और आप अपनी तर्जनी उंगली से अपने कानों को बंद करो तो आपके अंदर एक नाद उत्पन्न होता है। अगर आप शिव अंकल के आपने वो सुने हो सत्संग, उसमें वो बताते हैं कि बचपन में गुरुजी पाठ करते थे घुप अंधेरा, और गुरुजी करते थे।
तो मुझे लगा ये जो शिव पुराण में दिया है, ये गुरुजी करते थे, ये रिलेट होता है। और शिव जी उसमें बताते हैं शिव पुराण में कि वो जो आपके अंदर नाद या जो भी उन्होंने तो एग्जैक्टली बोला है कि वो मेघ गर्जना की तरह होता है। वो कोई अक्षर नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं है। वो उसने 9 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्राइब करे हैं कि उसकी किसी भी साउंड से वो मैच नहीं करता। अब आप सोचो अगर आपको कोई बोले मेघ गर्जना, कैसे आप बताओगे कि आपने मेघ गर्जना सुनी? आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो हम कहते हैं, जो हमने सुना है कि ओम का पाठ है, तो ओम तो हमारी इमेजिनेशन है, क्योंकि हम उससे हायर जा ही नहीं सकते। लेकिन गुरुजी शायद वो करते थे। एंड ही उनमें उसमें लिखा है शिव जी ने कि जब आपका वो पाठ एक लेवल, उसकी कुछ 8 या 9 लेवल्स हैं, उसमें आपके पास ये क्वालिटी आ जाती है कि जो गुरुजी की क्वालिटीज़ हैं, हर जगह विचरना, बहुरूप में प्रकट होना, सबकी बात सुन लेना, सबके दुखों को अपने ऊपर ले लेना, सब गुरुजी के गुण हैं। हम ऐसे गुरुजी को बताने चले, उनकी महिमा हम गा ही नहीं सकते। इसीलिए गुरुजी ने जब शिव पुराण बोला है ना, उसमें इतने रहस्य हैं कि मैं इतनी बार उसे पढ़ती हूँ और हर बार मुझे लगता है, हाँ, ये तो पहले पढ़ा था पर दिमाग में नहीं गया, देखा नहीं। एक-एक डिटेल उस शिव पुराण में है। तो उसका ना कोई, अगर आपने इस जीवन काल में जानना है ना कि क्या हो रहा है, एक दुनिया और एक पूरी दुनिया अलग, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, तो शिव पुराण जरूर पढ़ना। हालांकि शिव पुराण के प्रसंग में लिखा है कि ये पापों को कष्ट काट देता है। आप शिव पुराण की 5 प्रतियां बना के बांटो, तो आपके बड़े सारे पाप हो जाते हैं, कट जाते हैं। पर वो रीजन आई एम श्योर वो नहीं है कि गुरुजी ने आपको बोला या संगत को बोला शिव पुराण पढ़ो। गुरुजी की सरलता का एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगी। जहां मैं रह रही थी दिल्ली में, जब मैं काम करती थी, मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे वो राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी थे। तो एक दिन आंटी ने मुझसे पूछा, तेरे गुरुजी ने मंत्र दान कर दिया? मेरे को लगा मंत्र दान क्या होता है? तो वो बताने लगी, कहती है राधा स्वामी में मंत्र दान होता है। मैंने कहा मंत्र दान क्या होता है? कहती है उसके तुम्हें पैसे भरने पड़ते हैं, उनकी कुछ 15 5-7 किताबें हैं, वो आपको ठीक से पढ़नी होती है। फिर जब आपकी पर्ची निकलती है, आप उनके पास जाते हो और वो आपका कुछ वाइवा टाइप लेते हैं कि आपने वो किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिर वो आपके कान में एक मंत्र फूँकते हैं और वो आपका मंत्र दान हो जाता है, और उसको सिर्फ आप ही कर सकते हो। मेरे को इतना अजीब-सा लगा कि गुरुजी ने तो ऐसे ही खुलेआम मुझे भी बोला था ओम नमः शिवाय का जाप करा कर। वो गुरुजी ने तो कुछ नहीं लिया। इसमें देखो कितना बड़ा अ, प्रोसीजर है, एक पद्धति है। और गुरुजी ने तो बिल्कुल सीधा कर दिया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा इसको मंत्रदान कहते हैं? वो तो गुरुजी ने वैसे ही बोल दिया ओम नमः शिवाय का पाठ करो। तो शी टोल्ड मी, कौन से हैं तेरे गुरुजी? तो गुरुजी का एक कैलेंडर मेरे कमरे में था। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये है मेरे गुरुजी। वो मुझे कहती हैं ये गुरुजी बहुत लालची है। अब मेरे को ये ज्ञान नहीं था कि निंदा नहीं सुननी होती। मैंने कहा लालची है? क्या लालची है? तो बोली, कहती है मेरी सिस्टर लुधियाना रहती थी, गुरुजी उनके घर आए और सचखंड का प्रसाद उसको दिया घर आकर। मैंने कहा आपकी सिस्टर का तो भाग्य बहुत अच्छा है, सचखंड का प्रसाद और वो भी गुरुजी घर आए। कहते हैं नहीं नहीं, वो सच, उन्होंने वर्ड सचखंड नहीं बोला, उन्होंने बोला अपनी शक्ति से एक लड्डू दिया। मैं तो समझ गई सचखंड की बात कर रहे हैं। कहते हैं और गुरुजी ने बोला ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तो मेरी सिस्टर ने तो उनको मानना छोड़ दिया। तो जो अंकल थे ना, वो कहते हैं देख 20 साल में तेरी सिस्टर के साथ क्या हो गया। गुरुजी ने तो बोला था कि प्रॉपर्टी दे दे, तेरी सिस्टर ने नहीं दी, और आज उसे दुख क्या है? वो बहुत रिच है, उसके हस्बैंड ने दूसरी वाइफ कर ली है, वो इसको छोड़ता नहीं और इसके पास आता नहीं, और ये यहाँ पे बैठ के बच्चे पाल रही है। अगर ये पैसा गुरुजी ले जाते, गुरुजी उसको इतना रिच ना होने देते, तो आज तेरी सिस्टर का घर बसा होता। ये गुरुजी है। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली, मैंने गुरुजी के ऊपर बड़े लांछन लगते हुए देखे हैं। सबका जवाब, सब चुप हो गए जब गुरुजी ने महासमाधि ली। और ये बड़ा वाइज डिसीजन था गुरुजी का।
कहाँ तक आप लोग निंदा में बोलते फिरोगे या अपने आप को जस्टिफाई करोगे? बहुत चीजें चुप हो गई जब गुरुजी ने महासमाधि ली, और गुरुजी कहीं नहीं गए। पर क्या है ना, हम तो जिंदा इंसान का देखो आप भोग बना देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो भोग कैसे होता है और महासमाधि दिवस कैसे होता है, जब गुरुजी हैं, और गुरुजी हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, आपके साथ है, मेरे साथ है। आप सोचो कि आपकी ऑबिचुरी आपके रहते में आ जाए, मतलब पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन बड़े निडर होके लोग करते हैं। somehow I don't agree and I don't understand, but मैं अलग हूँ। एंड गुरु जी की ये बहुत बहुत विनम्र गुरु जी हैं, जिनको पाने के लिए आपको कोई कोई बड़े चीजों में नहीं करना। बड़ी आसान उन्होंने चीजें बोली हैं कि आप सच्चे दिल से रहो, आप सच्चे दिल से काम करो, आपके निंदक की भी आप सेवा करो। ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक लेवल पे जब गुरुजी आपको ले आते हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका निंदक भी आपके बारे में क्या बोल रहा है। ये ना एक चक्रव्यूह है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ गुरुजी उठा सकते हैं। आपका निंदक बोलेगा, फिर आप उसको काउंटर करोगे, फिर वो कुछ और बोलेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, अब ये सर्कल खत्म ही नहीं होता। आप किसी के साथ भी देख लो, आपके झगड़े कभी खत्म नहीं होते, वो दिल में कहीं दब जाते हैं। वो आपके ऊपर होता है, तभी तो 20 साल 50 साल के बाद भी पुरानी बातें निकाल के लोग लड़ लेते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। ननाद रूपी धंधे हैं जिनके बीच में फंसे हुए और लगे जा रहे हो उसके ऊपर, जाना कहीं और है। जैसे आपकी अरदास में कहते हैं ना, गुरुजी मेरे को सिर्फ इतनी हिम्मत देना कि मैं सिर ऊंचा करके चल सकूं। बहुत बड़ी बात है ये अरदास, बहुत बड़ी बात। दुनिया के सामने तो हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर हमें सब पता होता है हमने कब झूठ बोला, कब किसी को धोखा दिया। और वो सब जो लम्हे होते हैं ना, वो शर्मिंदा होने वाले होते हैं, लेकिन हम करते हैं, क्योंकि ये हमारी, जिसको कहते हैं ना, फितरत है। और गुरुजी हमें इसी से ऊपर उठा रहे हैं आज भी। ये इसलिए गुरुजी की महिमा गाना एक बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन जितनी भी बुद्धि गुरुजी देते हैं, जिसको जैसी देते हैं, कभी इसमें मत रहना कि वो प्यारी है, ये मैं प्यारा नहीं हूं। ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, गुरुजी कहते हैं जो सबसे दूर है माँ का, वही बच्चा माँ को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अगर ये इंसानों का हाल है तो परमात्मा का नहीं है, सबका है। कमी हमारे में है और गुरुजी में कुछ नहीं है। ये अगर जिस दिन जिंदगी की कसौटी, अभी जैसे मेरा हार्ट अटैक वगैरह हुआ, मैं घर आई, एक दिन अमृत वेले गुरुजी ने दर्शन दिए और बड़े अजीब दर्शन थे। मैंने देखा एक नीले कुर्ते पजामे में, क्योंकि पहले मैं डिस्क्राइब करती हूँ। नीले कुर्ते पजामे में एक बहुत बड़ा इंसान चल रहा है, एंड द सेटिंग वाज एक्चुअली फील्ड्स, सरसों के खेतों में। हल्की ठंड है, ओस पड़ी हुई है, हल्की धूप आ रही है, एंड वो इंसान जा रहा है और उसने वो पठानी वो पहना हुआ था, कुर्ता और पजामा। और मेरे नाना जी ना वो पठानी, वो तिकोण वाली जो टोपी होती है ना, वो पहनते थे। तो आई सॉ कि उस पर्सन ने वैसी कुछ टोपी पहनी है। बट व्हेन आई सॉ क्लोजली आई रियलाइज कि गुरुजी ने कड़ा पहना हुआ है, वो जो गोल्ड का कड़ा गुरुजी पहनते थे। एंड देन आई रियलाइज कि ये जो इंसान जा रहा है ये गुरुजी है। तो मैं ना गुरुजी के पास दौड़ के गई, मुझे अपनी कोई फॉर्म नहीं याद, और मैं दौड़ के गुरुजी के पास गई कि गुरुजी आप आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और जो उस खेत की पगडंडियां हैं उस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जनरली वो लोग सरदार और सरदारनियां, और बहुत लोग बैठे हैं। तो गुरुजी मेरे को बोलते हैं, शशि तू भी मेरे साथ चल। तो मैं भी बड़े उससे, हाँ जी गुरुजी। मुझे अपनी कोई फॉर्म नहीं याद, पर मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और आई एम वॉकिंग विद हिम, वो पगडंडियों पे, और मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, ये यही शिव जी हैं, यही गुरु नानक देव जी हैं, इन्हें मत्था टेको। और बिल्कुल अनसुना, नोबडी रिएक्टेड। और फिर गुरुजी ने अंतर्धान हो गए, एंड आई जस्ट गॉट अप। मैंने अपने बेटे को सुनाई। बेटा मुझे कहता है, तेरे को ना, एक तो तूने मांगा हुआ है कि मुझे वो दिव्य दर्शन मत देना, तो गुरुजी कुर्ते पजामे में आए, नहीं तो वो तेरे को शिवजी के रूप में मिलते, नीलकंठ है ना।
ऊपर से तू उनके साथ जा रही है, मम्मी तेरे को मीनिंग समझ आता है गुरुजी के साथ जाना? हमारा क्या होता? मैं कहा बेटा जब ये दर्शन हो रहे थे तो दिमाग थोड़ी चल रहा था। तो मैं ना हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, मैंने सुना था कि आप अपनी संगत के लोगों को लेने आते हो। मैंने अपनी सास का देखा, चाहे वो मुझे रिट्रोस्पेक्ट में रियलाइज़ हुआ कि जब वो कह रही थी कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी अपनी संगत को लेने आते हैं। ये बात सच है। कम से कम मैंने तो अपने बच्चों को बोला अगर मैं चले जाऊँ ना, रोना-पिटना नहीं करना, क्योंकि मेरे मैं तो गुरुजी के साथ होंगी। तो किसका गम? लेकिन हम करते हैं और हम तो बरसी भी करते हैं। गुरुजी बहुत कहते थे मत करा करो, कोई श्राद्ध मत किया करो। आत्मा कितनी परेशान होती है। गुरुजी की पावर कुछ-कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। एक बार गुरुजी ने मुझसे 96 ऑड में पूछा होगा फादर का क्या नाम था? मेरे को हँसी आ गई जैसे गुरुजी को पता नहीं है। तो मैंने फादर का नाम बताया कि गुरुजी उनका नाम श्याम शर्मा था। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मैंने भी इस बात का कोई ध्यान नहीं करा। मेरा जो बेटा है ना, उसका नेचर बिल्कुल मेरे फादर की तरह है और मुझे इतनी हैरानी होती है कि कोई इतना ज़्यादा मतलब जब वो पैदा हुआ था उसकी शक्ल 15-20 दिन तक बिल्कुल मेरे फादर की थी। मुझे लगा मैं ना माया में पड़ गई हूँ कि मुझे दिख रहा है ऐसा। लेकिन जैसे-जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ इसके वही टेस्ट बिल्कुल रेप्लिका है मेरे फादर का। आत्मा लौटाते हैं गुरुजी। मैंने और एक सिर्फ बब्बर अंकल का सत्संग सुना था जहाँ गुरुजी ने आत्मा लौटाई थी और एक मैं अपने घर में देखती हूँ। और इतना तटस्थ है कि मुझे अब अपने फादर का मैं इतना रोई हूँ ना 89 से 2000 तक, जब तक मेरा बेटा नहीं पैदा हुआ। आई कुड नेवर लेट माय फादर्स मेमोरीज़ गो। आई कुड नेवर ओवरकम। और मुझे रोज़ ये हैरानी होती थी कि मैं अपने फादर के बिना जी रही हूँ। लेकिन वही ना जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता। और जब से मेरा बेटा हुआ है ना इतने मन और जितना मैं जैसे-जैसे ये बड़ा हो रहा है, जैसे-जैसे इसके फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, मेरे को रिज़ेम्बलेंस इतनी ज़्यादा दिखती है अपने फादर वाली, कि मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब ये मेरा फादर है कि मैं इसकी मदर हूँ। मेरे को तो कोई मतलब मुझे तो कोई गुण नहीं नज़र आता टू बी हिज़ मदर। ही इज़ अबव ऑल। इसके माथे पर गुरुजी का तिलक है। व्हेन आई वाज़ कैरिंग हिम और हर हफ्ते मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी। जब वो कड़ा प्रसाद का ट्रे कपूर अंकल लेकर आते थे ना संगत के रूम में, गुरुजी बेल बजाते थे, बड़ा सा वो ट्रे आता था। उस ट्रे का रूम में आना और ये बच्चा इतनी लातें मारता था दैट आई यूज्ड टू बी अमेज्ड कि इसको पता कैसे है कि कड़ा प्रसाद का ट्रे आ गया। बारात आती थी बड़ी सी स्टील की एंड ही न्यू। आज मैं देखती हूँ, तो मैं आज ही उससे एक्चुअली कह रही थी, मैंने कहा तेरे को अपने साथ रखने के लिए मैंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, ये गुरुजी जानते हैं। ये तो कम से कम मुझे पता है कि व्हेन आई वाज़ कैरिंग तो डॉक्टर वाज़ टेलिंग इसको अबॉर्ट कर दो। तू तो जब तू खो गया तब सेकंड टाइम आई वाज़ टू लूज़ यू। आई डोंट नो व्हाट इज़ लाइफ। पर ये गुरुजी की पावर है। जिनको रखना है ना, उनको रखना है। और जिनको नहीं होने देना वो तो हो ही नहीं सकते। क्या आप उस शक्ति का बखान करोगे? किन शब्दों में उनको डिस्क्राइब करोगे, जो जीवन मृत्यु के खेल को भी चक्र की तरह घुमा देते? कहना और कुछ मुश्किल है, कुछ भी करना, पर हम सबकी किस्मत बहुत अच्छी है। जिस रास्ते भी आए, आ गए। अब गुरुजी के ऊपर सरेंडर करना अगर आपने नहीं करा है तो आप दूर हो। इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम गुरुजी से लिविंग फॉर्म में नहीं मिले, गुरुजी तो आज भी हैं। अभी मैंने तो माँगा गुरुजी मुझे अपने दिव्य दर्शन मत देना, पिछले हफ्ते की बात है। मैं अब थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ अपनी छत पे। सुबह भोर का टाइम था, कुछ बादल लगे हुए थे। मैं वॉक करते-करते वैसे यूजुअली शब्द चलाती हूँ एंड आई वॉक फॉर माय व्हाटएवर हार्ट पॉइंट्स आई हैव टू एक्रू। मैंने देखा बादलों की कॉन्फ़िगरेशन ओम की हो गई और मेरे को डर लगने लगा। मैं आज भी डरती हूँ और गुरुजी वाज़ बेंट अपॉन डूइंग इट एंड मैं गुरुजी से बोला गुरुजी नहीं-नहीं ये ओम नहीं दिखाना, नहीं करना इसको। और थोड़ी देर में वो ओम त्रिशूल में बदल गया। मैंने गुरुजी को अंदर से बोला गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, ये सब मत किया करो आप मेरे साथ।
ये कहना आसान है, अभी आपको सुनने में लग रहा है कि एक बादलों में ओम देखा या त्रिशूल देखा। मतलब काफ़ी बार तो हम ये सोचते हैं पता नहीं सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और बाद में पूछते हैं भैया डरने की क्या बात है, आसमान में बना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि गुरुजी की शक्ति का अंश भी देखना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये गुरुजी के स्वरूप नहीं है। गुरुजी इनमें दर्शन देते हैं, एक्टिवली बैठे हैं। घर में एक स्वरूप है, वो जो शायद छोटे मंदिर में था, गुरुजी की खूब सारी मालाएँ हैं, सिर्फ फेस है। वो स्वरूप मेरे घर में है, उसमें अभी तक अमृत वर्षा हो रही है। अब गुरुजी जानते हैं कि मतलब मुझे तो सब लोग बोलते हैं, गुरुजी ना बाकी जितने मर्ज़ी रूप लें, बाकी जितना मर्ज़ी दुनिया का भला करें ना, तेरे को छोड़ेंगे तू तो डूब गई। तू तो ऐसा टाइम बॉम्ब है। डरते हैं लोग मुझसे इस बात से कि मैं तो खत्म हो जाना है, पता नहीं कब चले जाना है। गुरुजी बाकी जिसका जो मर्ज़ी भला करें, तेरे को नहीं छोड़ सकते। गुरुजी के स्वरूप की बात आई, मेरे को ना हस्बैंड एक बार गए और एक कोई 32,000 की एक कॉफ़ी टेबल ले आए। मैं ऑफ़िस गई हुई थी, मैं वापस आई, मैंने देखा 32,000 की टेबल। पहले तो मतलब बिल देखकर ही बैठ गई मैं। मुझे लगा कॉफ़ी प का कप रखने के लिए इतनी बड़ी। नहीं, नहीं ये बड़ी अच्छी मतलब बड़ी अच्छी टेबल है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और अच्छी है मतलब इट इज़ नॉट अ रेगुलर टेबल। उसमें कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे बोला मैंने कहा ये कॉफ़ी टेबल नहीं हो सकती, ये गुरुजी की टेबल है। ही नेवर डिबेटेड। अब जब गुरुजी की टेबल आ गई, तो बड़ा-सा मैं तो पहले संगत जो करती थी वो गुरुजी के छोटे स्वरूप से करती थी। तो मैंने फिर सोचा नहीं, नहीं गुरुजी का बड़ा स्वरूप। तो एक रेड चोले में गुरुजी का है, बिल्कुल पिच रेड। मैं वो फ़ोटो लेके स्वरूप बनवाने गई, तो फ़ोटोग्राफ़र मुझे कहता है कि इसके पिक्सल खराब हो जाएँगे अगर आप इसको एनलार्ज करोगे। तो उसने ना कुछ रैंडमली एक फ़ोटो मुझे बोली, कहता है कि इसका स्वरूप अच्छा आएगा, मैं आपको पूरा इसको जो भी इनका लैमिनेशन, फ्रेमिंग और वो टेम्पो करा के उसने घर डिलीवर करा दिया। गुरुजी का स्वरूप आया। 2 ढाई साल तक मेरे दिमाग में मैं मत क्योंकि गुरुजी तो हर स्वरूप में निराले, हर स्वरूप में सुंदर। लेकिन एक होता है ना, जो गुरुजी आपकी असल सुंदरता है, वो तो लाल में है। मेरे दिमाग में तो यही चलता रहा। गुरुजी आपने लाल वाला नहीं दिया, आपने आज्ञा नहीं करी, आपको कर देनी चाहिए थी। 2 ढाई साल के बाद मैं बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर में जब मैं घुसी, तो वो एग्ज़ैक्टली यही स्वरूप था जैसे आपके है। बड़े मंदिर में भी यही। और मैं इतना रोई कि गुरुजी लोग तो लाइनों में लगते हैं। अब मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझसे लाइन में नहीं खड़ा हुआ जाता। लेकिन मुझे कोई वीआईपी पना पसंद नहीं है। तो मैं तो लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, मैं बड़े मंदिर आने की सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ बड़ी लाइनें लगती हैं, जैसा गुरुजी ने कहा था। तो गुरुजी आप घर में आके विराजमान हो गए और बताया भी नहीं और इतनी एक्टिवली जो गुरुजी के चरणों की जो फ़ोटो लगी है, वो स्वरूप के नीचे ही लगाई है मैंने। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल और उसमें पंखुड़ियाँ जो गुलाब की है ना, अब आप अगर मतलब मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। पर जैसे हर महीने मैं संगत करती हूँ ना, लोग मुझे बताते थे, "यार ये ना इनकी गुरुजी की ये वाली उँगली तो पंखुड़ी से कवर्ड थी, आज खुली है।" कहने का मतलब ये है कि वो गुरुजी के जो चरणों की भी जो पिक्चर है ना, वो फ़ोटो नहीं है। पैर हिलते हैं, उँगलियाँ चलाते हैं। ऑफ़ कोर्स वो अगर आप ध्यान से देखो ये तो आपको पता ही होगा कि वो अर्धनारीश्वर हैं। एक पैर शिवा का है, एक पैर शिव जी का है। वो दोनों पैर एक जैसे नहीं हैं। उसमें गणेश जी और त्रिशूल, एक पैर में बड़े से गणेश जी, एक पैर में बड़े से त्रिशूल, वो तो वैसे ही दिखते हैं। मैं तो देखती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी ये सब मत दिखाओ। एक दिन बच्चे रात की बात है, माय हस्बैंड हैड गॉन टू चंडीगढ़, तो मैं और बच्चे थे। इनकी कोई स्कूल ड्रेस सिलने दी थी एंड वी वर टू कलेक्ट इट एट अबाउट 8 इन द इवनिंग। तो हम लोग खाना-वाना खा के बिकॉज़ वी आर अर्ली राइज़र्स, तो ब्रश करके अ, गुरुजी का हम अमृत रखते हैं रात को रोज़। तो वो रखने के लिए वो जनरली मेरा बेटा रखता है। तो जब वो आया ना, वो मुझे कहता है, "मम्मी उस कमरे में ना गुरुजी बैठे हैं।" तो मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि गुरुजी किचन की सफाई के बड़े पर्टिकुलर रहे हैं कि किचन कभी गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने बर्तन खुद ही धोती हूँ और रात को पूरा किचन साफ करके कि अगर गुरुजी आए ना तो इसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। आए क्या, गुरुजी तो रहते हैं, गंदा नहीं हो सकता। तो मैं लास्ट के बर्तन धो रही थी डिनर के, तो मैंने पूछा, मैंने कहा तूने क्या वहाँ पे देखा? कहते हैं मैंने ना गुरुजी से बोला, गुरुजी टेलर इतने चक्कर कटवा रहा है और मेरे को नई ड्रेस चाहिए,
मेरा बेटा होगा 5th-6th में। तो मैंने गुरुजी से बोला है कि गुरुजी अब मैं जा रहा हूँ टेलर के, आप पक्का ड्रेस दिलवा देना। 3 सेट्स नहीं तो कम से कम 1 सेट दिलवा देना। मुझे बड़ा मन है अपनी नई स्कूल ड्रेस पहनने का। कहते हैं गुरुजी ने ना सडनली उस फ़ोटो में से ना मेरे को स्माइल दी, मम्मी गुरुजी आए हुए हैं। मैं तो डर गया और बच्चा भागा। तो मेरी बेटी है ना वो बड़ी संसारिक रूप में चुस्त है। कहाँ, कहाँ, कहाँ वो भी उधर गई। थोड़ी देर में वो भी आ गई कि मम्मी गुरुजी बैठे हैं। मैंने कहा तूने क्या कर दिया? कहती है कि मैंने ना गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा ना एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ाई तो मैंने की नहीं है, पर आप रिज़ल्ट बदल देना। तो गुरुजी ने बोला हाँ, हो जाएगा, तेरे नंबर अच्छे आएँगे। सोचो ये बच्चे सुनकर आ गए। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं चलो देखते हैं क्या हो रहा है। गुरुजी का एक स्वरूप और बच्चे कह रहे हैं देखो, देखो इसको ध्यान से देखो। और सच बताती हूँ संगत जी, गुरुजी ने ना सिर्फ फुल स्माइल करी। जैसे इस स्वरूप में कम है ना, वो पूरी करी मोलर टू मोलर और मेरे हालत हो गई। मैं इतनी डर गई, मैंने उनको बच्चों को बोला मैं चलो, चलो चलते हैं। और हमारी एटीट्यूड क्या थी कि थोड़ी देर के लिए गुरुजी आए हैं, फिर गुरुजी चले जाएँगे ना, फिर हम वापस आ जाएँगे। एनीवे हमने टेलर के जाना था, हम सब गए। हम टेलर और वो काम हो गए। बच्चे ने जो एक ड्रेस माँगी थी उसे मिल गई, बड़ा खुश हुआ वापस आया, मम्मी देखो गुरुजी ने कर दिया। तो हम तीनों ने डिसाइड करा उस कमरे में नहीं जाएँगे, वहाँ गुरुजी बैठे हैं, डर लगता है। अपन ना चुपचाप जाके बेडरूम में जाके सो जाएँगे। और हम आए और हम बेडरूम में जाके सो गए कि गुरुजी जब जितनी देर के लिए आए फिर वो चले जाएँगे ना, फिर हम ठीक हो जाएँगे। तो रोज़ सुबह उठ के ना, क्योंकि गुरुजी ने बोला है, उनकी जोत जलनी चाहिए हर घर में। तो रोज़ सुबह मैं और मेरे बच्चे, तब तो छोटे थे, अब तो ख़ैर वो इंडिपेंडेंटली जोत ज़रूर जलाते हैं गुरुजी की। 4 सवा 4 का टाइम होगा, उस टाइम बच्चे नहीं उठे थे, मैं उठी थी। तो मैं गुरुजी की जोत जला रही थी। जब मैं आरती करने पहुँची, गुरुजी ने वापस स्माइल करा और मैं इतनी डर गई कि मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा, "गुरुजी आप गए नहीं? मैंने तो सोचा था आप थोड़ी देर काम के लिए आए हो, अब चले जाओगे। प्लीज़ आप ये मत करो, आप मेरे सामने ये मत करा करो। मैं बहुत डरती हूँ।" पर ना गुरुजी के अपने तरीके हैं। आपको आप हम लोग तो सबूत माँगते हैं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है। एक पीच कलर में गुरुजी की फ़ोटो है, मतलब स्वरूप है जिसमें गुरुजी मुँह पर हाथ रखे हैं। एक दिन मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी और उसमें इतने नाग दिखे कि मैं कमरा छोड़ के भाग गई। मुझे आज तक नहीं पता, पर उसमें काले-काले नाग इतने बड़े-बड़े, मुझे डर लगा। गुरुजी कहते हैं ना साँप देखो तो प्रणाम कर देना चाहिए। मेरे को लगा साँप, मैं नहीं देख सकती। पर ये गुरुजी ना, उनकी शक्ति ऐसी अपार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ऐसी पावर के पास आप आ गए हो, तो संशय किस बात का होता है? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हम डाउट क्या करते हैं। छोटी-सी बात है, मैं ना संगत में मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, दे आर इन मस्कट। उस दिन ऐसी ही बात हो रही थी, तो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं ना डिस्कशन से परमात्मा नहीं मिलता, डिस्कशन से रब नहीं मिलता। पर समहाउ अब आप इसको डिस्कशन बोलो, जो भी बोलो। उसने मुझे बोला यार गुरुजी ना आजकल सुनते नहीं है, कोई सबूत नहीं देते। मैंने बहुत गुरुजी से बोला गुरुजी किसी फॉर्म में आ जाओ। जैसे कहते हैं ना आपको बटरफ्लाई दिखे तो गुरुजी इज़ क्लोज टू यू। आपकी एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखे गुरुजी इज़ क्लोज टू यू। तो शी वाज़ जस्ट टेलिंग मी। तो मैंने ऐसे ही उसको मज़ाक में बोला, मैंने कहा एक बात बता, तेरे 2 बच्चे हैं, तेरे भी मेरे भी। अगर बच्चे हमसे बोले एक सबूत दो कि आप हमारे माता-पिता हो, क्या सबूत दोगे आप? क्या सबूत दोगे अगर आपके बच्चे आपसे ये पूछ बैठे? और हम गुरुजी से माँगते हैं। मतलब मानना इतना मुश्किल है। उसके बाद हमने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं छेड़ी। तो जितने भी वो गुरुजी कहते हैं ना इफ बट छोड़ के आया करो। उन इफ बट्स को ना अपने मन में आप दबा दो कहीं पर भी। उनका कोई वैलिडिटी नहीं है। और आप ये सोचो, हर एक का, हम सबका एक समय है जब हमने दुनिया छोड़ देनी है। उससे पहले उससे पहले गुरुजी को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि इतने कर्मों का बेड़ा लेकर आए हो कि अब भी अगर हर सांस में नाम जपोगे ना, तो भी ये कर्म पूरे नहीं होंगे। और आप लोग तो गलत कामों में अपना दिमाग लगाते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो। और हम कर रहे हैं, हम क्योंकि वो सब जरूरी है, वो सब जरूरी है। कहाँ सुनते हैं हम गुरुजी की। और गुरुजी हमेशा कहते थे
कलयुग को बुरा मत कहा करो, अगर ये कलयुग भी है। गुरुजी तो कहते हैं कलयुग नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं है कलयुग है। गुरुजी कहते हैं इस कलयुग का सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई तप करने की जरूरत नहीं है, नाम जपो और मोक्ष मिल जाएगा। वो है ना शब्द, लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमक एक नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिसको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ना, अगर उसका मन शीतल कर दिया, वो उससे धनी इंसान जिंदगी में नहीं हो सकता। और ये हाल है, क्योंकि आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, कितनी भी शोहरत कर लो, आप में एक हमेशा डर रहेगा, जैसे आपकी अरदास में ना, कि परमात्मा ले सकता है। मुझे नहीं लगता गुरुजी वो परमात्मा है जो ले सकते हैं, वो सिर्फ देते हैं। पर है ये अरदास होगी, सच होगी, मैं नहीं इसको डिस्प्यूट करती। लेकिन एक बात है, जिसको मन का सुख दे दिया, तभी तो गुरुजी कहते हैं ना, लंगर में क्या दाल रोटी जरूर होनी चाहिए। और हम पार्टियां करते हैं। मुझे दीपिंदर आंटी ने चंडीगढ़ में जब पहली बार मैंने संगत की थी, तब उन्होंने बोला था, ये भी एक मैं आपको बता दूं, गुरुजी ना, जब मैं पौंडीचेरी में थी, गुरुजी एक दिन आए और मेरे को बोलते हैं कि एक उन्होंने ना दिखाया कि सडनली गुरुजी आ गए दोपहर को। एक वो इंडिया में जैसे आप देखो ना, सरकारी फ्लैट में सीमेंट का दानेदार फ्लोर है, और गुरुजी आए और एक स्टेप पे बैठ गए। आई सॉ दैट स्टेप, और बड़ी सारी संगत आ गई, और मैं बड़ा रोई गुरुजी के पास, क्योंकि अभी तक तो मैंने लंगर तब बनाया जब मुझे आभास नहीं था कि संगत कितनी आनी है। अब मैंने संगत देख ली तो मुझसे लंगर नहीं बन सकता। तो मैं ना बड़ी रोई, मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने तो अभी मंदिर तैयार ही नहीं करा, मैंने झाड़ू पोछा नहीं करा, मंदिर साफ नहीं करा, और मैंने लंगर नहीं बनाना शुरू करा, और इतनी संगत कि मैं डर गई। गुरुजी ने मुझे बोला, तेरा घर साफ है, और लंगर में ना, आई थिंक ही टोल्ड मी, पूड़ी चने बना, तू इधर मत देख कितने लोग बैठे हैं, तू पूड़ी चने बना। और वो कुछ संगत हुई, तो जो उसकी नेक्स्ट संगत हुई ना, उसमें मैंने पूड़ी चने बनाए। लेकिन मेरे दिमाग में वो सीढ़ी रह गई कि गुरुजी ने जो फ्लोर पे सीढ़ी दिखाई है वो कहाँ है। तो जब मुझे ये क्वार्टर अलॉट हुआ ना इधर कैंपस में, उसका फ्लोर वही था दानेदार, तो फ्लोर भी मिल गया, लेकिन सीढ़ी कहाँ है। और आप सोचो संगत जी, 1995 से मैं ब्याही हुई, 2012 में मुझे रियलाइज हुआ कि वो सीढ़ी मेरी ससुराल है। वहां पर सोफा और डाइनिंग टेबल के बीच में एक स्टेप है, और दानेदार फ्लोर है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने वहां संगत शुरू करने को कहा है, और वहां गुरुजी 1 साल रह कर गए हैं। मेरे मदर इन लॉ बताते थे कि जिस कमरे में गुरुजी रहे, उनकी दीवारों में गुरुजी की खुशबू 1 साल तक रही। वो गुरुजी का मंदिर है, वहां संगत शुरू की मैंने। और आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि कितने लोगों ने मुझे वहां आकर कहा कि जब गुरुजी यहाँ रहे थे तब हम उनकी संगत में इनिशिएट हुए थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, वो गुरुजी का मंदिर है, और गुरुजी का वास हुआ जहां जहां गुरुजी रहे हैं ना अपनी फिजिकल फॉर्म में। गुरुजी हमेशा कहते थे वो मंदिर है। लेकिन हम इतने, गुरुजी ने एक बार, मतलब माय हस्बैंड हैपन टू बी इन दैट संगत जब गुरुजी ने कहा था, कभी जाके उन मंदिरों में मत्था टेका है, कभी गए उधर, क्या लगा कि हम रहे और चले गए। एक बार गुरुजी की पावर का एक और डिस्क्रिप्शन, कि छोटे मंदिर में हम लोग आए, और उस टाइम ना सामने के प्लॉट में वो हो गया था कि जूते चप्पलें आप उधर रखोगे, टॉयलेट्स उधर हो गए थे। तो इधर जो सुधा आंटी के घर का ड्राइववे था ना, उधर पे सारी संगत बैठी थी, और मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। सारी संगत वहां बैठी हुई थी, वहीं चाय प्रसाद आया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बड़ा अनयूजुअल था। तो सब एक दूसरे से क्या हो गया, क्या हो गया, पता किसी को भी नहीं था। फिर सडनली ना एक गाड़ी की आवाज आई, प्रोबेबली एन एम्बेसडर, जिसके डोर्स धाड़ धाड़ जोर से बजे। द कार मूव डाउन, और सडनली एक लेडी चिल्लाई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, एंड द कार सडनली रिवर्स्ड एंड दे वेंट अवे। तो जैसे क्यूरियोसिटी होती है, द वर्ड केम, जब ये हो रहा था कि somebody has got down from the car and he vomited blood, तो उनको फटाफट कार में डाला और हॉस्पिटल गए, और द मोमेंट द कार मूव्ड ऑन, दरवाजे खुल गए।
तो मुझे कम से कम मुझे तो ये लगा कि जो भी है ना, गुरुजी ने उनको पूरा कर दिया। गुरुजी को पता था मौत आई हुई है, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं। अब दूसरे संगत की सत्संग सुनोगे तो आपको पता है कि गुरुजी के मंदिर में मौत भी उनसे पूछे बिना नहीं आ सकती। बहुत लोगों ने जिन्होंने मांगी, एक दो किस्से मैंने सुने कि बड़े मंदिर में हुए कि ये सिर तेरे चरणों में हो, और गुरुजी ने तब उन्हें मोक्ष दिया। 97 में जब गुरुजी मेरी ससुराल में आए हुए थे और बैसाखी पे मैं आई थी, उस दिन लंगर दोपहर का लगा, मैं बर्तन धो रही थी, और बचपन से मेरे ना, अगर राइट हैंड को ज्यादा झाड़ू वाड़ू लगा लो, ज्यादा घस के पोछा लगा लो, बर्तन धो लो बहुत ज्यादा, तो राइट हैंड में एक बड़ी अजीब सी दर्द होती थी। विच विल गो अवे विद द टैबलेट ऑफ पैरासिटामोल। तो उस दिन भी हुई, और मैं पैरासिटामोल लेने जा रही थी कि माय हस्बैंड टोल्ड मी गुरुजी ने बुलाया। तो मैं कमरे में गई, जैसे हमारा होता है ना, अच्छा गुरुजी ने कुछ कहना होगा, चलो सुन के फिर निकल जाएंगे, फिर टैबलेट खानी है, बड़ी हाथ में दर्द हो रही है। और जब मैं उधर गई तो गुरुजी पलंग पे लेटे हुए थे, और गुरुजी ने मुझे अपना हाथ दिया और मुझे कहते हैं हाथ दबा। मैं रो पड़ी। तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी मेरे हाथ में इतनी दर्द हो रही है, और अब मैं आपका हाथ दबाऊंगी, मैं तो बहुत दर्द हो रही है। तो गुरुजी ने ना मेरा हाथ पकड़ा और मेरी दर्द चली गई। और गुरुजी ने मुझे पूछा कहाँ दर्द हो रही है, मैं कहा नहीं अब नहीं हो रही। और क्योंकि हमारी सोच उतनी है कि गुरुजी ने मेरे दर्द का इलाज कर दिया। अगेन 10-12 साल के बाद एक शब्द की व्याख्या में मैंने सुना, अव्वल तो गुरु तुम्हें हाथ नहीं लगाता, जे गुरु बाह फड़ लेवे कितनी पीढ़ियां लगा देता है। सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, ये पता नहीं कौन सी पीढ़ी है, ये कराया गुरुजी ने। उस शक्ति का डिस्क्रिप्शन इम्पॉसिबल है। गुरुजी के मंदिर में एक बार मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को 14 या 15 की बात है, पिंजौर लेके गई कि रोपवे में जाएंगे। तो जब आप पिंजौर जाते हो ना, तो यू क्रॉस इनटू हिमाचल, तो उसकी एक टैक्स भरते हो, पता नहीं इट्स अ वेरी लो रेट, पर आप टैक्स कटवाते हो। वी वेंट टू पिंजौर, वो रोपवे का रेट बड़ा रिडिकुलस था, आई थिंक 1000 रुपए पर पैसेंजर। तो मुझे लगा इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, हम वापस आए। जब हम वापस आए तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने सुना है कि गुरुजी का ना एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है, और लेट अस गो देयर, वहां पे गुरुजी का मंदिर है, आई वांट टू गो देयर एंड सी। तो आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट बद्दी, और हमें कोई आइडिया नहीं, और हम फिर से मतलब चंडीगढ़ के वो पंचकुला से फिर से हिमाचल में दूसरी साइड से दाखिल हुए। तो जो पर्ची हमने पिंजौर के लिए कटवाई थी ना, वो काम कर गई, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर 24 आवर्स। हम 40 किलोमीटर ओवरशूट करें, वो कैनाल के अलॉन्ग कोई ड्राइव है, वेयर वी ओवरशॉट द टर्न वी वर सपोज टू टेक टू गो टुवर्ड्स बद्दी। 40 हम आगे गए, फिर हम वापस आए, फिर हम बद्दी गए, पूछते पाछते फाइनली आई मेड इट टू दैट डेंटल कॉलेज। ऊपर गुरुजी का मंदिर देखा, मैनेजमेंट में हमें कोई मिला नहीं, पर दे डिड नॉट स्टॉप अस, क्योंकि वहां रोज गुरुजी की संगत होती है, मैंने सुना था। आई वेंट देयर, हम मैं और मेरी फैमिली मत्था टेका और वापस घर आ गए। और संगत जी, पेट्रोल की नीडल नहीं हिली थी। गुरुजी के मंदिर में जाने का आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, ये गुरुजी की इनायत है। तो जो धन आपका हटाना है ना, वो गुरुजी खर्चे में हटाएंगे, वरना उनके पास जाने का आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो कुछ लायक ही नहीं। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। एक बार गुरुजी छोटे मंदिर में थे, सारी संगत उन्होंने भेज दी, समहाउ मैं और मेरे हस्बैंड रुके हुए थे, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी। तो सडनली गुरुजी मुझे कहते हैं, जा शशि आंटी, मेरे ना कान में दर्द हो रही है, मेरे लिए ड्रॉप्स लेकर आ। अब गुरुजी से कौन सवाल पूछेगा, तो उन्होंने एक और अंकल को हमारे साथ भेजा। तो दैट अंकल टोल्ड अस कि ग्रीन पार्क में अशोक हॉस्पिटल की केमिस्ट की दुकान 24/7 है, वहां चलते हैं। सो वी वेंट। अब दुकान में गए तो मुझे क्या पता कौन सी ड्रॉप लेनी, और वैसे भी आई की मैं, लेकिन देन आई रियलाइज कि आई और ईयर की ड्रॉप सेम होती हैं। तो वो शॉपकीपर टोल्ड मी, आप ऐसा करो, वैक्स भी हो सकता है। मैंने गुरुजी का तो जिक्र करा नहीं, मैंने कहा पता नहीं कान में कुछ दर्द हो रही है। तो उसने मेरे को एक बॉटल दी सॉल्वी वैक्स की, अगर वैक्स होगा तो डिजोल्व कर जाएगा, और एक एंटीबायोटिक ले जाओ। मैं दोनों बोतलें लेकर वापस आई। मैं वापस घुसी,
गुरुजी ने आंसर दे दिया, कहते हैं एंटीबायोटिक ले आई? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब मुझे समझ आ गई सॉल्विवैक्स का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक। गुरुजी ना लेट गए और मुझे कहते हैं डाल, मेरे कान में ड्रॉप डाल। अब कान में ड्रॉप डालने के लिए ना आपको कान खींच के सीधा करना, ईयर कैनाल इज बेंट, आपको खींच के सीधी करनी पड़ती है। मेरे तो हाथ काम है, मैं गुरुजी के कान खींचूंगी? मैं कहा नहीं। मैंने ना ऐसे ही डाली, गुरुजी लेटे हुए थे, मैंने ऊपर से ड्रॉप डाली कि कहीं तो जाएगी, फ्लो करके अंदर चली जाएगी। और फिर ग्रेविटी टेढ़ी हुई और ड्रॉप बाहर गिरी। तो वहां पे ना 10-12 लोग बैठे थे और सब ज्ञानी, उनको ये नहीं दिखा कि ग्रेविटी ऑब्लिक चलेगी, वो मुझे सलाह दे रहे हैं आप ठीक से डालो। और गुरुजी मुस्कुरा के मुझसे बोलते हैं ठीक से डाली ना? मैंने गुरुजी के पैर छुए, मैंने कहा गुरुजी क्या बोलूं मैं अब आपको? तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेनू पता है इतने मेडिसिन फेल है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी बड़ी अच्छी तरह से पता है। कहते हैं चल छड़ परे ना डाल। क्या कल्याण करा, क्या दिखाया, पर ये तो दिखाया कि ग्रेविटी बेंड होती है। संसार में अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं है साइंस के पास जो ग्रेविटी को ऑब्लिक कर दे। इस शक्ति का बखान करना, इसे शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। वाकई हम लोग 0 वॉट के बल्ब हैं, इतना भी ना कर पाए, नहीं कर सकते, वो समझ भी नहीं सकते। और इतना सरल तरीका, सच्चे दिल से अपना काम करो, जो भी आपको काम मिला है। आप ये मत और कोई देखे ना देखे, परमात्मा तो देख रहा है, ये तो पता होना है, सबको पता है, लेकिन हम झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं। और यही तो गुरुजी कह रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा इन चीजों में फंसती हूँ। आई टॉक वेरी लाउड एंड क्लियर बिकॉज गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से बी लाउड एंड क्लियर। और मेरी हैंडराइटिंग भी ऐसी है, आई एम द ओनली डॉक्टर जिसकी हैंडराइटिंग इज रीडेबल। एक दिन मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पता नहीं किसी और कोलीग से नाराज हुई, तो शी शाउटेड एट हर, शशि की तरह बन जाओ। लाउड एंड क्लियर बोलती है और बड़ा बड़ा केस-शीट पे लिखती है, और सिग्नेचर में भी ऐसे नाम डालती है कि यू कैन नॉट, मतलब कोई घुग्गी नहीं मारती मैं अपने साइन में। आई ओन अप व्हाट आई से बिकॉज आई नो गुरुजी विल टेक केयर। ऑफिस में मैं एक दिन बैठी थी, माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वॉकड इन, अजीब सी लेडी, और मुझसे कहती है मुझे लोग कहते हैं तेरे कमरे में बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है, कहाँ है पावर? तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग मेरे कमरे में पावर की बातें करते हैं। और आप सोचो गुरुजी के अपने तरीके, वो मेरे ऊपर भड़क रही है और उसके बिल्कुल पीछे है गुरुजी का स्वरूप। नहीं देने ना दर्शन गुरुजी ने, बिल्कुल नहीं देने। वो आई मेरे ऊपर भड़की, कहाँ है पावर, कहाँ है पावर, इधर उधर कुछ देखती रही, अपना भड़बड़ करी चली गई। मेरे को इतनी हंसी आई। मैं कहा गुरुजी आपने भी ना अपनी जगह निर्धारित कर रखी है कि आपको कोई देख ना सके, जिसको नहीं दिखाना उसको नहीं दिखाना। तो ये एक छोटी सी अटेम्प्ट रही है आपको अपने अपने अनुभव मेरे को शेयर करने की। पर मैं आपका बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी सेवा मुझे मिली, और मैं आपका बड़ा शुक्राना करती हूँ। पर आज आई थिंक हम सब लोग अपने दिल के रावण को खत्म कर दें। छल कपट इन सब चीजों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप जी के देखो, बहुत मजेदार है जिंदगी, और गुरुजी विल टेक केयर, इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आई थिंक आई स्टॉप नाउ। जय गुरुजी।